एक्सीडेंट होने से पहले लाइफ बहुत चुलबुली टाइप में थी ज़ाकिरा, और बहुत मतलब मस्ती को Acid attack. 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 Despite repeated reminders, the government has failed to follow Supreme Court's directions on acid attacks. An exasperate court has then given the government just a week to figure out how the sale of acid should be curbed. Court asked the government, how could you not care about the number of women who are being attacked every single day? वन हस्बैंड ठीक नहीं था, जो जिस वजह से आज ये सब हुआ मेरे साथ। डेनेज का ही बोले थे और कैश भी देने के, पर वो दोनों की बातों में तो मैं किसी जा रही थी। सड़क पे चढ़ते हुए बाल घसीट के मारते हुए देखिए, नोस ऐसी कटिंग कर दिया था, ये नोस ऐसी अलग अलग हो गई थी। टीवी रहती है देखो, हाँ कपड़े, हाँ कपड़े, उन्हें टीचिंग का हिस्सा ऐसा पैर पकड़ा, उसको थैली में डाला, वो थैली को ऐसा पकड़ के फेंकने जाना। और बट लास्ट में जब ये पापा को हार्ट आया ना, तो इसी के टेंशन से है। ससुर सास आज तक कभी मेरी बेटियों से नहीं मिले। क्यों? बेटी थी ना, तो उसका ईगो इतना हार्डवर्क, एक लड़की ने कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि तेरे ऊपर एसिड डाल दी और पूरा तेजाब को नमक में मिला के पकाया हो, और एसिड लेने के बाद मुझे मेरी फेस पे जब टंगा ना, और मेरी छोटी बेटी ने पूरा देखी है। और जब ये हंसा ना, बोलता है जी ले अब अपनी जिंदगी, अब तो किसी के घर में मेड बनने के लायक ही नहीं छोड़ा दिया। और मेरे ऊपर ऐसे डालने के बाद मुझे बाहर से लॉक करके भाग गए। और ये एसिड अटैक एक रेप केस से ज्यादा भयानक है। Hello everyone and thank you so much for watching the Nidhi Punmya show. आपको पता है क्या? We have actually come across something very interesting. जहाँ एक साइड बहुत सारे लोग हमारे शो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पर उनमें से सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप ये जानते हैं कि पॉडकास्ट बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरी टीम जो कि रात दिन कैमरा के पीछे काम करती है। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट ढूंढ के लाते हैं जो आपको बहुत सारा एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कंटेंट दे सके। तो प्लीज़ अगर आप इसे थोड़ा सा भी इंजॉय करते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। And let's grow our channel together. And once again, thank you so much for all your love and support. Hello everyone and welcome to the Nidhi Punmya show. आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि देश भर में और इनफैक्ट दुनिया भर में हर साल लगभग 1500 से ज़्यादा एसिड अटैक्स होते हैं। उनमें 228 भारत में और उनमें भी 90% महिलाएं होती हैं। और आप जानते हैं इस अटैक के कारण क्या होते हैं? अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक बच्ची ने गर्लफ्रेंड बनने को मना कर दिया, एक लड़की ने शादी करने को मना कर दिया, या किसी औरत ने ये कह दिया कि मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी वजह काफी थी किसी इंसान की, एक औरत की पहचान छीनने के लिए। अब उस पुरुष ने ये ठान लिया है कि मैं इस औरत को इस समाज में जीने लायक नहीं रखूंगा क्योंकि इसने मेरी ईगो को हर्ट किया है। तो वो निकल जाता है, 30 रुपए की तेजाब की बोतल खरीदता है और उस औरत के चेहरे पे फेंक देता है, और ये सोचता है कि अब ये कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। क्या इतना आसान है किसी की भी पहचान को इतनी छोटी सी चीज के लिए छीन लेना? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कब तक और क्यों? उस औरत की दर्द और उस जलन का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बट आज
हमारे 75th रिपब्लिक डे के मौके पे हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ हमारे साहस और सपोर्ट की ज़रूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसिड सर्वाइवर जाकिरा शेख की, जिन्हें मुंबई की टाइग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। सो लेट्स वेलकम हर और सुनते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है। हेलो जाकिरा जी, फन शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे ऐसे ही है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे लाया इस पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए हमारे पॉडकास्ट पे और आज हम बात करेंगे आपसे और हम ये जानेंगे कि आपकी इस एक्सीडेंट होने से पहले कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी। ये एक्सीडेंट होने से पहले लाइफ बहुत चिड़ली टाइप में थी जाकिरा, और बहुत मतलब मस्तीखोर, और मतलब अपने आप में खुश रहना, और जैसे अभी भी हूँ मैं खुश, और मतलब ठीक ही लाइफ। पर एक्सीडेंट ठीक नहीं था, तो जिस वजह से आज ये सब हुआ मेरे साथ। कोई बात नहीं, पर हमारा जज्बा आज भी हमें उड़ान देता है कि नहीं, हमें कुछ करना है और लाइफ में आगे का करना की है। पे रहने वाली तो बॉम्बे की ही मलासिया। बचपन से आपका यहीं पे सर बॉम्बे में मलाड बात है। ये बदौन, हाँ, मैं बॉम्बे से हूँ, और जब से मैंने आँख खोला मतलब बॉम्बे, और रहने वाला मतलब गाँव हमारा रीति इलाहाबाद है। तो मम्मी पापा का गाँव है, ससुराल भी इलाहाबाद था, शादी की गाँव में हुई थी। फिर थोड़े दिनों के बाद शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हुई, और शिफ्ट होने के बाद मतलब हमारी लाइफ में झगड़े शादी के टाइम से ही थे। कुछ दहेज को लेकर, कुछ ताना तसी दुनिया की बातें होती थी। पर मुझे ऐसा लगा था नहीं, मुझे रहना चाहिए, माँ बाप ने शादी करके दे दिए तो ठीक है, और वो निभाना है। और कॉम्प्रोमाइज मतलब मैंने 9 साल किया, और 9 साल के बाद वो इंसान मुझे बोलता तू ऐसी है वैसी है, तो मुझे ये लगा कि अब नहीं रहना है मुझे। अब मुझे फैसला लेना चाहिए कि तो मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती कि जो मुझे सड़क पे मारा जाए, गाली चार के बीच में दिया जाए, मेरी इज्जत को चार मतलब चार बीच में बदनाम किया जाए। तो मैंने बस इतना ही, मेरी ये गलती थी कि मैंने एक फैसला अपने लिए ली थी, तो उस वजह से आज मेरे साथ ऐसे करते। तो शादी आपकी अरेंज मैरिज थी लव मैरिज पेरेंट्स, तो आपकी मम्मी पापा की पसंद से ही शादी है ना? तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि आपकी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स हुई? मेरी शादी की प्रॉब्लम में ये चीज़ थी कि मतलब शादी के टाइम से ही मेरे ससुर जी जो थे, उन्होंने मेरे पापा से क्या डी की तो वो मुझे नहीं पता। पर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा ने मुझे कैश देने की बात की थी, और मेरे पापा ने बोला कि मैंने कैश देने की बात की थी, बट मैंने उनको बोला था मैं दहेज कुछ नहीं दूँगी। तो वो ने बोले ने कि नहीं, तुम्हारे पापा ने दहेज का ही बोले थे और कैश की देंगे। पर वो दोनों की बातों में तो मैं किसी जात थी कि तो मैं उनके घर रहती थी, और मुझे वो चीज़ का दाना देता है। और मेरे पापा ने दहेज दिया, मेरे पापा ने कैश नहीं दिए, तो उनको कैश चाहिए। तो कैश की वजह से ना कुछ बुराई पैदा हो गई आपस में। फिर ये हुआ कि नहीं, शादी के दूसरे दिन ही मेरे ससुर पूरे अपने बेटे को किसको तलाक दे। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे तलाक दे दो, मैं जा रही चौकी, और मैं कपड़े को, और मैं आप लोग को किसी को भी छोड़, मेरे पापा को कुछ हो गया ज़्यादा पक्ष मेरे 2 बहन, इन दोनों बहन की साथ में शादी थी। एक ही घर में से 2 बहनों की शादी हुई। तो जब एक बहन को जो चीज़ दिया जा रहा तो वही चीज़ मुझे भी दिया जाएगा। तो वो उनको क्या लग रहा था, नहीं मुझे अलग से कुछ कैश दो। तो मेरे पापा ने बोले नहीं है, 2 बेटी की शादी करो तो दोनों को बराबर से देगा। तो वो चीज़ पे झगड़े गड़े कि मैंने बोला कि नहीं आप करो कम, कि आपको दहेज चाहिए। मेरे शौहर को मैंने बोला आप लोग को दहेज चाहिए ना, मैं जा रही थाने और कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो वो बोले नहीं छोड़, मैं मेरे बाप से बात करता हूँ, ये सब कुछ कोई ज़रूरत नहीं करने की। फिर लोगों ने भी समझाया, गाँव के लोग ने, कह रहे छोड़ जो हो गया हो गया। बोले नहीं, इसका बाप ने मुझे कैश देने बोला था, कैश नहीं दिया ये वगैरह। फिर उसके बाद मुझे जो को ताने मिलते थे, हम दोनों मियाँ बीवी को साथ में रहने नहीं दिया जाता था। उसको बोलते थे जा तू शादी कर लिया ना, अब तू बॉम्बे जा, इसको छोड़ दे इधर, जा बॉम्बे में कमा। फिर उसके बाद मैंने बोला ये कब तक ऐसे चलते रहेगा सब में। और उधर का कैसा था कि रूम डाल के रहो,
किसी से बात मत करो, कोई ये लड़का कोई का बड़ा बूढ़ा आ रहा है, तुम अंदर जाओ, इसके साथ में मत बैठो। मतलब ऐसा वो लोगों का था कि सर पर दुपट्टा लेके रखो। हालांकि मैं हर चीज़ फॉलो करती थी, ऐसा नहीं कि आज भी मेरे ससुराल में ये पूरे गांव में ये चीज़ पूछा जाए तो मेरे से बेस्ट उठ की कोई बहू नहीं है। पर मैंने जब मैं बॉम्बे के रह के हर चीज़ फॉलो करती थी, पर उन लोगों को क्या लगता था ये बॉम्बे की है, ये बॉम्बे की, इसके पास बहुत दिमाग होगा, ये बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा वैसा ना। मतलब वो लोग की थिंकिंग यदि बहुत चालाक होगी, बड़े शहर से आई है इस समय तो ना, मैं कुछ नहीं, मैं मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास इतना कुछ भी दिमाग नहीं था। जो अटैक के बाद मेरे साथ सब कुछ मेरे सामने आया ना, तब ये जाकिरा थोड़ी सी होशियार हो गई। और जाकिरा वो अपने लिए जीने लग गई ना, तो अब जाकिरा होशियार हो गई, चालाक भी हो गई और बहुत माइंडेड भी हो गई। लोगों का कहना है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं वहीं पे ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं वहीं पे, पर लोगों का ये सोचो कि क्यों जाकिरा अपने लिए जीने लग गई ना, तो वो दूसरों का नजरिया ये हो गया कि बहुत माइंडेड हो गए। तो मेरा यही है कि लोगों को सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना चाहिए। जिसने अपने आप से प्यार कर लिया ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। बस मेरी यही सोच। तो आपकी जो घर के आपस में हस्बैंड वाइफ के झगड़े थे, हाँ, तो आप ये इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ ये गांव में ही हुआ? नहीं, ये मलाड़पन। तो आपके दोनों से यहाँ शिफ्ट होते? हाँ, मैं शिफ्ट हुई थी शादी के कुछ टाइम के बाद, मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई। शिफ्ट होने के बाद मतलब कैसा था कि उनका यहाँ पे रेंट पे लेने के लिए घर भी नहीं था। तो मेरे पापा ने खुद अपना घर मुझे दिए कि मैंने की कि बेटा, ये तो उनको ऐसा लगता था मेरी सबसे परेशान में बेटी यही है, और मुझे सपोर्ट मेरे पापा का मिलता। तो मेरे पापा के घर ही में रहती थी, और मेरे पापा मुझे मतलब सपोर्ट भी बहुत करते थे। मतलब उनको नहीं पता था ना कि ससुराल वाले ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि मेरी बेटी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब भाई मैंने किया, अब तो मुझे मेरी बेटी को सपोर्ट करना ही है। और मैं हमेशा बोलती थी मेरे पापा को, कहाँ आपने मेरी शादी कर दी, कौन सी दुश्मनी निभाए मेरे साथ, मुझे ऐसे जाहिल लोग में क्यों भेज दिए। मतलब मैं मेरे पापा से हमेशा ये चीज़ का जिक्र करती थी। तो मेरे पापा को ऐसा लगता था शायद कि मुझे इसका सपोर्ट करना चाहिए, कि तो मैंने शायद से कहीं गलत गलती तो नहीं कर दिया। वो मुझे उनका सपोर्ट नहीं था, उन्हीं के घर में रहती थी। और 2015 में जब पापा ऑफ हो गए, उसके बाद ज़िंदगी मतलब बहुत सारी परेशानियों से गुज़री, कि मतलब सपोर्ट नहीं मिलना। और दूसरी बात, मम्मी खुद परेशान रहती थी, घर में 4 बहनें थी शादी करने के लिए। और मैं कुछ ऐसा फ़ैसला भी नहीं ले सकती थी कि हस्बैंड सही नहीं है, कि अगर मैं छोड़ दूँगी, तो गाँव समाज में ये बात होएगी कि बेटी सही ही है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, आदमी सही नहीं है, घर का माहौल भी सही नहीं है, मैं जाऊँगी तो किसके पास जाऊँगी? भाई भी छोटे हैं, तभी भाई भी बहुत छोटे थे, कमाने वाले नहीं थे। और मैं मेरी दोनों बेटी को छोड़ के कैसे रखूँगी उनके पास? हाँ, वो बात ठीक है, देखेगी चलेगा, जैसे कि तकलीफ़ें काटेगी। पर मेरे दिल में एक ये चीज़ था कि ये शादी-शुदा ज़िंदगी है। पूरी ज़िंदगी बोलते हैं ना, एक इंसान दुःख की काट रहा है, निकाल रहा है दी। पर मेरे ये सोच के रखा था जिस दिन मैं अपने पैर पे पड़ी होंगी ना, तो ये साथ-साथ तो नहीं हो। जब 2017 आया, तो मैं मुझे ऐसा लगा कि मैं वेस्टीज़ मार्केटिंग करती थी, हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट वगैरह सेल करती थी। और ये अपना गारमेंट लाइन का कुर्ती वगैरह होती है क्या, जैसे कारखाने में बनती है, उसमें वर्क करना, वो सब काम वगैरह मैं उठाती थी डायरेक्ट। ओके, ऐसा हाँ नहीं कर, नहीं, मैं हस्बैंड के कुक में शुरू से काम करती थी। पर कैसा रहा, जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे ही करना है, तो फिर मैंने और अपना तरीके से काम ढूंढा। जब बड़े बड़े कारखाने से काम उठाना, लेडीजों से काम बनवाना, जिससे की वजह से मैं महीने का कुछ में तो 20 से 25 हज़ार रुपये कमाती थी। जब मैं कमाने लग गई, तो वो इंसान को ऐसा लगा कि अब तो ये पूरा कर ही रही है, और को ढीठ बन के मतलब बैठ गया सबका छोड़ के। वो बाबागिरी में तांत्रिकों के साथ घूमना, लड़कियों के साथ लेके जाना, क्या क्या फालतू
बहुत उल्टी-सीधी हरकत थी जिसको मेरे को बोलने में भी खराब लगे कि मैं वो इंसान के साथ जुड़ी हुई थी। तो फिर मैंने लास्ट में ना बोला कि नहीं, कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे अलग होना चाहिए। तो जैसे कि बर्थडे का मैंने लास्ट पे बोला है कि रखे दोनों कच्ची हुए थी, दोनों बेटियां मेरे पास ही थी। वो मतलब मेरे को मतलब मैं अभी हम जैसे आज मैं आपके पास आई फिर साथ जरा बाहर निकलता तो थोड़ा थोड़ा रेडी होता है, थोड़ा ढंग से कपड़े पहनता है, बाहर कहीं जाता है, किसी चार के बीच में मिलता है चार लोगों से, तो उनसे मिलने के लिए तो हमको थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थोड़े वो ठीक ठाक दिखे, हमारा बोलिया ठीक ठाक रहे। तो मैं ऐसे नहीं पति थी। तो उसको क्या लगता था कि 2008 में साकिरा जो थी तो वो घर में रहने वाली, काम करने वाली थी। अब ये 2017 में वो बाप रे ये मेकअप करके निकल रही है, लिपस्टिक डार्क करके निकल रही है, क्यों, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसके लिए कर रही है। मेरे सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उठा के वो डस्टबिन में बाहर नालियों में इधर उधर फेंक दे। नहीं करने का ये सब चीज़, क्या वजह है? नहीं, इसकी ये सब चीज़ सही नहीं है, मतलब मेकअप सही नहीं है, इसीलिए तो मैंने खास करके मेकअप को नहीं। तुम जितना मुझसे करोगे, तो मेरे अंदर वो जज़्बा है तो वही चीज़ करके दिखाओ। तो किसी की लाइक को वो नहीं कर सकते कि ये चीज़ नहीं कर सकते। मुझे क्या पसंद है मेरी चीज़ है, वो मेरी थिंकिंग। अब तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा नज़रिया क्या है वो मैं नहीं समझ सकती हूँ ना। है वो सुंदर बन के बाहर ना जाए। मेरा कहना है कि मुझे जहाँ पे भी जाना है थोड़ा ठीक-ठाक से जाना है। उधर मैं चाय के बीच में बैठी हूँ तो मुझे कोई ये ना बोले कि अरे यार, कैसी आ रही? सबसे पहले काम करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप के अंदर सफाई जैसा कि बेटर रखना चाहिए। अभी तुम ऐसी होती है, टच रहे तो एक दिन भी बोले और दूसरे दिन और तीसरे दिन तो बोले रहेगा यार क्या तू ऐसी आ जाती है। कहीं तेरी फ्रेंड सर्कल में क्यों ना हो, फ्रेंड लोग भी बोल देते हैं। तो मेरी सोच ये थी कि हम ठीक ठाक साफ सफाई से रह गए तो सामने वाले से जो सामने वाले की नजर में हम ठीक ठाक दिखेंगे तो वो चीज़ उसको पसंद थी। नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं कर रही है। मैंने बोली आपसे भी कुछ माँगू? नहीं ना, मैं कमा रही हूँ। बोले क्या कमा रही बताए सब, ये है, वो है। मैंने बोला मैं कुछ भी करती, मैं आपसे माँग रही हूँ। आप घर का खर्चा चला रहे? नहीं ना, आप जहाँ से आए ना वहाँ चले जाओ, भाग जाओ। अच्छा, उसका मतलब वो नहीं गया है, आ गया है। निकली ना ज़बान से बात। सड़क पे चढ़ते हुए बाल घसीट के मारते हुए लिखा, सड़क पे ऐसे क्या बोलते अपना कोयता जैसा टाइप में था, उससे मार के मेरे 5-6 टाँके पूरे पूर से लटक नोस नोस ऐसी कटिंग कर दिया था, ये नोस ऐसी अलग-अलग हो गई थी। तो कौन इंसान सोचेगा, जो इंसान दिन दिहाड़े इतना कुछ कर सकता है, तो वो लड़की को डर में लेके के ऐसे साथ सब में क्यों रहूँ कुछ नहीं। बस मुझे ये लगता था जब मौका मिलेगा मैं इसको छोड़ दूँगी। जब मैं वो ऐसा लगेगा कि नहीं अब मुझे हटना है तो हट, जब मैं आज ही मेरे साथ ये करता है और ये 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। हाँ, उनके साथ एक रहते, उनके साथ भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। जब पहली बेटी हुई थी 2010 में, तो बोले तूने बेटी पैदा करके दी। तो मैंने बोला बेटी पैदा करके दी तू बता। हाँ। वो 3 दिन रोया कि बेटी पैदा हुई है। मेरे को ये समझ में नहीं आता लोगों को कि आज बेटियां ही क्या कुछ कर रही है। बेटी और बेटे में अंतर क्यों? वो इंसान होता था बेटी पैदा करी, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, हाथ तक लगाया, मेरी बेटी है, उसको छूना नहीं। वो इंसान ने पता 14-15 दिन की बेटी थी, वो इंसान ने ना थे वो बच्ची लगती भी लेती देखो ना कपड़े बाहर कपड़े नहीं। उन्हें पीछे का हिस्सा ऐसा पैर पकड़ा, उसको थैली में डाला, वो थैली को ऐसा पकड़ के फेंकने जा रहा है। अपनी बच्ची क्यों? तो वो इंसान मेरे दिल से ना उतर चुका था। वो इंसान का मतलब मैं रह रही थी, मतलब मैं जबरदस्ती का रिश्ता निभा रही थी उसके साथ। और मैं पता है क्यों रिश्ता निभा रही थी? क्यों, तो मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा को कुछ तकलीफ हो मेरे कारण।
बट लास्ट में जब ये पापा को हार्ट आया ना, तो इसी के टेंशन से आए। ये छोड़ के मुझे चला गया है गाँव। ये गाँव में रुका और हम दोनों का टिकट था बॉम्बे का आने का। ये बोला मैं नहीं जा रहा, तो उसने बाप के साथ जो ना हुआ बात। तो मेरा जो चेहरा था ना उतरा हुआ, वो मेरे बाप ने पढ़ लिया कि मेरी बेटी कब तकलीफ में। 17 जून 2015 हम इलाहाबाद से ट्रेन टिकट लिए और बॉम्बे आए। 18 दूर को यहाँ होते और मैं तकलीफ में थी। ये तो गाँव से आने के बाद क्या होता है ना, बॉम्बे में हम कदम रखे, फिर हमारा स्टार्ट है ना 1 2 3 से चालू होता है। ये तो 2 महीना रह के आए हम। तो यहाँ आने के बाद बच्चों की स्कूल का एडमिशन का पे करना है, जून जुलाई में चालू हो जाता है। राशन वगैरह भरना है, रेंट 2 महीने का है या कुछ भी है, बिल वगैरह 2 महीने का चढ़ा हो, सब वो वापस से 1 2 3 से स्टार्ट में जाए सेकंड तक। तो वो चीज़ का मुझे टेंशन था कि वो की स्पीड है। और उसका टिकट था, मेरे गंग पापा का टिकट था, हम सब गोंदे आ रहे थे। तो मेरे पापा बोले क्या वो नहीं आया है स्टेशन से? मैंने बोला नहीं, वो प्रोग्राम नहीं पा देखा होगा। बोले आएगा कि खाली घूमेगा इधर? मेरे बोल पता नहीं को बोले। तो बोला अच्छा। मैं आने के बाद बच्ची की स्कूल के लिए भाग रही हूँ, एडमिशन करवाना था। फिर तो मैं की तभी 5 साल की थी, 2010 में और 15 में 5 साल पे से एडमिशन कराने के लिए भागदौड़ी करी कि तो 24 जून लग चुका, रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। 13 जून से स्टार्ट हो जाती है, 24 जून हो गया। तो मैं 22 जून तक है ना भागम दौड़ी करी थी और टेंशन नहीं थी और पूरी रिक्शा ट्रैक। और मुझे एक गाड़ी का लोन पे पेड करना था। गाड़ी खड़ी है और वो बंदा गाँव भी बुरा है और गाड़ी का लोन गाड़ी खींच के जा रही है और गाड़ी का लोन पेड कर रही है। तो टेंशन किसको होना चाहिए? उसको ही होना चाहिए ना कि उसकी गाड़ी है, वो घूम रहा है गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी का लोन पेंडिंग में है, उसको पे करना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी खींच के वैन पर निकले। मैंने बोला कि नहीं, मैं कह रही मेरे मम्मी के इधर घर का रागियाँ बत्ती की, मैं मम्मी को बोला मेरा रागी में कुछ तो जिगिबी मारने का है और वो लोन पेड करने का है। मैं गई दादीना मम्मी से सुबह 11 बजे दादीना लिया और मैंने सुना कि इधर ही पेड करने के बाद मैंने पैसे ली उधर से और लोन पेड करने के लिए जांच चली गई। जब भी पेड करने का तो वहाँ लोन मतलब बंद हो गई थी बैंक टाइम वो हो गया था। फिर मैं पैसे लेके नहीं बोला घर आई तो मेरे पापा बोले क्या हुआ? मैं तो पूछ ली, बोले क्या हुआ? बोल तो अगर क्या बोलूँ, बस जिंदगी में परेशान हूँ, बस इतना ही बोलना था। तो मेरे पापा बोले सबर कर, सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ नहीं होएगा। मैं बैठी थी कि मतलब मैं टेंशन में थी कि मतलब वो इंसान को कुछ फिक्र नहीं है कि मेरी औरत, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बनाने वाला इंसान है तो कुछ भी कर सकता है। उसको जो कि ससुराल का पूरा सपोर्ट था, फिर भी वो नहीं किया। उसके बाद है ना मेरे पापा मेरे मुँह देखते हुए ना बैठे हुए थे और उतने हुए ना मेरे बाजू में ना एक लेडीज आई, बोले जागरा चल ना सर मेरा बाटला सिलेंडर लगा देना, मुझे टेंशन से नहीं हो रहा है। मैं टेंशन में बैठी, मैं उसकी बात सुनती नहीं रही वो क्या बोल रही है। तो मेरे पापा बाहर ऐसे ही मैं नीचे बैठी, मेरे पापा चैट पे बैठे थे, बोले बोले क्या बोल रही उसका सिलेंडर बता के। मैं सिलेंडर लगाने उसके घर गई, इधर मेरे पापा ने तब तो मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं ये टेंशन उनके अंदर थी। ये तो 3 4 दिन से जो मेरे साथ हो रहा था ना वो चीज उनके दिमाग में था। मेरी सोच है, ये तो मेरे साथ जो चीज चल रहा था मैं जानती हूँ ना क्या है क्या है। फिर वो इंसान आया जब सुना मेरे पापा ऑफ हो गए ना, 2 दिन के बाद आया, गाँव से आया। आने के बाद ठीक था, थोड़े लिए 8 10 दिन का दार है फिर वो तो जिसकी फितरत जैसी होती है तो वो इंसान कभी नहीं सुधरता। फिर उसका चालू हो गया इधर तांत्रिक करना, उधर घूमना, इधर घूमना, इधर जाना, ऊपर जाना, काम पे ध्यान नहीं गए। मेरी बेटी को बस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराए तो क्या जरूरत है एडमिशन कराई, मुंसीबत में भेजे ना कल जिससे कि घर तो जाने वाले क्या करेगी इन लोगों को पढ़ा के।
पर इंशाल्लाह मैं अपनी बेटियों को कुछ करके दिखाना है, तो उसी इंसान को दिखाना है कि जो इंसान मुझे बोलता था क्या करे कि ये वेट पड़े। मैं इतना कुछ दर्द और तकलीफ में जिंदगी काटी, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मकसद इस बेटियों को कामयाब कर। आज तक मेरे पास 2 बेटी थी। मेरी जो ससुर, सास, आज तक कभी मेरी बेटियों से नहीं मिली। क्यों? बेटी थी ना, बेटे होते तो डिवोर्स की राह पे कुत्तियों से हाँ, नहीं, नहीं आए, कभी नहीं। ये 7 से 8 साल का बीच हो गया, कभी नहीं। लॉकडाउन इस स्थिति का पड़ा, मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, पूछना चाहिए था। उन्हीं के घर की औलाद थी। अपने ऊपर पेटेंट से हाँ, नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी। देखिए मेरी इतनी बुरी स्थिति होने के बाद 5 महीना में हॉस्पिटल में रहने के बाद वो इंसान ने ये नहीं बोले कि चलो मेरे घर रह लो। वही मेरी मम्मी, पापा, भाई, पापा दुआ पूछते थे, भाई, बहन, मम्मी वो कैसे संभले? वो भी कब तक संभालते? मेरा पापा थे, वो छोटी-छोटी बहनें थे, मम्मी थे और भाई लोग थे। तो वो लोग भी 2 साल संभाले, 2 साल के बाद बोले, "ज़ाकिर आपका कुछ कोशिश करो, कहीं से एनजीओ से हेल्प मिलती हुई तो अच्छी जगह स्कूल वगैरह डाल दो।" मैं देखो क्या करना है क्या। ऐसी क्या बात हुई कि सिमसा ने इतना बड़ा कदम। डिसीजन ये था कि मुझे डिवोर्स चाहिए था, मुझे नहीं रहे। तो उसका ईगो इतना हर्ट हुआ कि एक लड़की ने कैसे मुझे रिजेक्ट कर देगी है। उसका डिसीजन मतलब उसका ईगो हर्ट हुआ कि ये लड़की मुझे क्यों छोड़ रही हो? मतलब तेरे पापा ने समझो मुझे भेज दिया है, अब मैं किसी तरह भी इससे मेरा हक नहीं है, ये मेरा हक है। तू रिजेक्ट करेगी मुझे रिजेक्ट करे। एसिड डालने के सुबह और शाम को वो मुझे बोलता है, मैं सोच रहा हूँ तो तेरे ऊपर एसिड था। करीबन 1 नवंबर रात 8 बजे ये लफ्ज़ वो निकाला मेरे साथ और मैंने ना वो क्लिक के ना उसका ऑन कर ली। कि तो ये क्या करता था पता है? लोगों के सामने ना बहुत शरीफ बन जाता था और अंदर है ना मुझे बहुत खुश बोलता। और जब लोगों के सामने आता था ना तो बोलता था मैं ऐसा बोला ही, मैंने ऐसा किया ही, ये झूठ बोल। और मैं कैसे ना थोड़ी मुंह की तेज थी ना, तो लोगों के सामने लेकर यही देखा है, इसका ही मुंह ज्यादा चलता है। और वो एकदम ऐसा बोलते हैं ना, इतना वो शरीफ बन जाता था, ऐसा लगता था। और मेरे पापा भी हमेशा यही बोलते थे, वो चुप्पा इंसान कब नहीं है। वो आता था ना मेरा अब्बा, मेरे को मेरे अब्बा के सामने बोलता था, "तुम्हारी बेटी ना बहुत ज़्यादा मुँह चलाती है, मुझे ऐसा बोलती है, वैसा।" जो कि मेरे अब्बा से मुझे 2-3 लापा भी मार खिलवाया शादी के बाद ही वो। तो अलग चेहरा दिखाता था किसका को और आपके साथ में रहा बेवर का। तो मैंने ना क्या करी, जो को मुझे एसिड डालने पड़ रहा था ना, तो मैंने ना अपना खून का ना और सब वीडियो नहीं वो ऑडियो होता वो कट काटे कॉन्टे। हाँ, तो मेरा ना करके छान कर तुम क्या कोट रहा मुझे गुड्डा, मैं सोच रहा हूँ मैं तेरा ना चेहरा खराब कर दूँ और है ना फिर तू तुझे कोई पूछेगा नहीं कि तू गिड़गिड़ाएगी मेरे आगे हाथ को बड़ी बोली मुझे रख ले रहा, मुझे फिर मैं तेरे को ना भाव नहीं दूंगा और तेरे को लात मार के भगाऊंगा। ऐसा वैसा मतलब ये सब चीज। और जब जब तू शीशे के सामने जाया करेगी ना, अपने आप को देखा करेगी ना, तो फिर बोलेगी अल्लाह हमें कैसी दिखने लग गई। तो बोली यही ख्वाहिश बची कि अभी यही करना बाकी है, इतना कुछ कर रही है। वो तो सोच तो रहा हूँ यही समझ। हाँ, उसने बोला ये चीज मुझे, मैं रिकॉर्डिंग करी, मैंने वो रिकॉर्ड करी और मैंने रिकॉर्ड करी ना, तो मैंने बोली अरे मैंने फोन ऐसा ली, चलिए हम तो हो जाने था, बोली बकवास ने सो। तो बोले बता क्या गया, मेरा उसको एहसास हो गया कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो बोला फोन दे फोन दे फोन दे फोन दे। तो मैंने बोली फोन क्यों? उधर नहीं फोन दे। और वो फोन मैंने दी उसको। उनको पता मैंने क्या किया, मैं फ़ोन लेके ना मैं एक लॉयर के पास थी, हमारे एडवोकेट मोहल्ले में जो पास में रहते हैं या कि उसके पास ही। हाँ, मैं बोली देखो नि मेरा हस्बैंड ऐसे-ऐसा बोल रहा है। तो बोले ज़ाकिरा इसके ऊपर ना एक
एक है ना तो कंप्लेंट है। हाँ, कंप्लेंट कर पहले, ये सुधरता है तो ठीक। और ये बंदे ने ना पीछे से ना मेरे को देखी कि ये एम्बोपेक के पास, तो इसको लग रहा था कि ये मुझे छोड़ेगी ना, क्यों ना क्यों मैं इसको पूरा तबाह करती कि छोड़ू ना, जब छोड़ना ही है तो। और ये प्लानिंग में एक दिन से नहीं थी, ये 3-4 दिन से प्लानिंग चल रही थी उसके माइंड, समझे, 3-4 दिन से चल रही थी। उसके बाद ये ने पता है क्या किया, रात को ना जब मुझे ये सब डोपर्स खोला ना, तो फिर ना उठी मैं मेरी मम्मी के में चली, और मम्मी के घर पे 10 बजे आई, ये रात को 8 बजे मुझे ये बात बोला, और 2 मिनट में मम्मी के घर पे ना, और मैं बैठी और मम्मी को बोली कि मुझे ये जलाने की बात कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये मुझे ऐसा सब बोल रहा है, मैं मेरे को उसके साथ नहीं रहना है, मेरे को डर लगने लग गया है और इसके साथ रहने के लिए। कभी बोलता है तेरे पेट में चाकू डाल दूंगा, कभी बोलता है एसिड डाल दूंगा, कभी बोलता है तुझे जला दूंगा, मेरे को इसके साथ। तो मेरी मम्मी बोले, अरे वो कोल रहा है तो थोड़ी ना ऐसा पड़ेगा, जो जितना गरजता है ना वो उतना बरसता नहीं है, मम्मी का वर्ड ये था। मैंने बोली हाँ तुम लोग को नहीं मालूम, ये है वो है, मैं सब। मैं मम्मी के रही ना लेटे लेटे, मतलब रोई है, और रोते रोते कि मैं उधर ही इस सोफे पे ना लेट गई। ये 10:30-11 बजे मम्मी के घर आता है, और वो चल घर, इधर क्या बाकी, मेरी मम्मी को बोलता देखो मुझे खाना नहीं बना के दी, इधर आके सो रही है। तो मैंने बोली क्या खाना क्या पी रहा, उन्हें तो मेरी जिंदगी ऐसी बर्बाद करके रखा हुआ है ना कि मेरे को रहना ही नहीं। होता देखो देखो, मेरी अम्मी को होता देखो देखो पैसा वोट रही। मेरी मम्मी ने क्या बोली, बेटा एक काम करो, जाओ अपने घर में झगड़े लड़ाई करो पर अपने घर में हो, जाओ उसको खाना बना के दे जाओ। ऐसा मम्मी ने अपने घर से मुझे भगा दिए, बोले जाओ अपने घर जाओ पकाओ खाओ। और ये लेके आने के बाद तू बोलता है कि चल खाना बना, मैं प्लीज 11:30 बज के, मैं कुछ नहीं बनाने वाली है, मेरे को सोने दे। ये तो तुमने मेरा ऐसी पेट भर दिया खाने से, ऐसी ऐसी बात बोल कि मेरा पेट ऐसे ही भर गया। मुझे अरे छोड़ ना, मैं तो मजाक कर रहा था तेरे साथ, वो तो मेरी रानी है, ऐसा बोल रहा था। तो मैं बोली नहीं बाबा, मेरे को ना तुमसे ना डर लगने लगा, प्लीज मुझे छोड़, मेरे को खौफ आने लग गया। तो बोलता तो मेरे वो हाथ पकड़ क्या बोलता है, वो तो पागल ही क्या, भी तेरे साथ ऐसा करूंगा, मुझे लगता है मैं तेरे साथ ऐसा करूँ, कभी नहीं कर सकता था तेरे साथ ऐसा। और चल अच्छा को चल रवि वो चल अपने होटल जाए खाना, फिर मैं वहां से चलू, हाँ मेरे को ऐसा हुआ, मतलब बोलता था। फिर बाद में उसको मतलब बोलते ना साइको इंसान कैसा रहता हो ऐसा, और देखो बोलता सर रेडी हो होटल में, मेरी 12 बजे मैं होटल के कहीं नहीं खाने वाली, मुझे नहीं जाना, जा तुम ही खाओ पियो, सोचे कुछ मैं लेके आओ कबू, देर मुझे नहीं का। तो जब मैं जा रहा हूँ कुछ पार्सल देख के, अब तो आप पता वो पार्सल पता कितने गंदे वाला है, नीलो कितने वाला है, और ले खुद ही गया खुद ही लेके आया। लेके आने के बाद मैं सो गई, है मैं सो गई, देखो को मुझे उठा रहा है, वो तो को आजा खाना खाना खा रहा है, अरे बोली नहीं तुझे नहीं खा, बोले उठना खाना, मैं बोली ना नहीं खाना की, वो तो मैं सोने नहीं दूंगा तुझ, अभी पूरे बिस्तर पे पानी डाल, उठ मैं तो खाना। मेरे को ना डाउट हुआ है कि ये कुछ मिला के तो नहीं लाया खाने में, मुझे ऐसा, हाँ मुझे ऐसा लगा कि खाने में कुछ में, तो मेरे बच्चे लोग भी नहीं खाएगा, तो क्या बोलता, जाने दो उन लोग को, छोड़ उन लोग को, तू खाना। तो मैं बोली नहीं ले पहले तू खा। तो हंस के क्या बोलता, मैंने खा के आया, क्या तुझे मेरे से इतना डर लगने लग गया। मैं बोली तू खाएगा तो मैं भी खाऊंगी, ये तो मैं खा नहीं खाने वाला। तो उसको ना पता चल चुका था कि ये भी थोड़ी चालाक है, तो समझ में आ रहा है। तो वो बोला अच्छा, बोलता अच्छा ठीक है खाया हाँ मेरे साथ। तो मैं बोली हाँ, ये तो मैं नहीं खाती कि, तो वो मुझे सोने नहीं देता था। ये तो वो ऐसे ही करता था, कभी भी ना बिस्तर बाल्टी भरे बाल्टी के गेट पे पानी डाल देता, बोलता सो, पूरी रात में रो के निकालो, पूरे अनाज है ना, जैसे अपना टिप्पा होता है, गेहूं चावल आटे का, दाल का, सब खोल खोल के ना ऐसे फेंकता था घर के तो। और समेटो पूरी रात समेटो, दुश्मनी थी। हाँ, तो मुझे पूरी रात है ना समेटना पड़ता था, धोना पड़ता था, साफ सफाई का मेरा काम पड़ जाता था। तो मैं बोली ला खा लेती भी तो ये तरी हराम कर देगा,
खाई मैं खाने के बाद में सो गई। अब ये मतलब ये सोच रहा था कि मैं कब एसिड डालूं या क्या पता ये नींद की दवा डाला था क्या डाला था नहीं। मैं सो गई और सोने के बाद है ना ये इंसान ने पता है क्या किया। 4 बजे के टाइम पे मेरी आँख खुली तो ये रेडी होके बैठा होता। सुबह 4 बजे ये रेडी होके बैठा हुआ था और बैठे हुए में कुछ ही क्या हुआ इतना रेडी होके बाद आ रहे। बोले मेरे को एक जगह जाने का है। तो मैं बोली अच्छा तो फिर मैं भी जाना रहता ना तो तब उठा लेना मैं डोर बंद कर लूँगी अंदर से लॉक तक। तो बोले हाँ ठीक है। ऐसा हुआ फिर मैं ना फिर कम्बल ऐसा ठंडी का नवंबर का टाइम था मैं ठंड मैंने कम्बल ऐसा ने कब मेरे कम्बल को ऐसा किया और पूरा तेजाब को नमक में मिला के पकाया हो कि जब मेरी छोटी बेटी 5 साल की थी उसको मेरे बाजू से उठाया उसको साइक में किया तो उठ के बैठ गई। बुगली ने मुझे अम्मी के पास जान पा सकती तो उसको पता चली रसो मुझे बोला हाँ उसको पता चली रसो और एसिड लिया और एसिड लेने के बाद मुझे मेरी फेस पे जब ठंडा था तो मेरी छोटी बेटी ने पूरा देखी है। वो पूरा देखने के बाद है ना वो बोलती है मतलब वो उसका कहना है कि अब वो किचन से कुछ कर रहे थे नमक का डिब्बा निकाल रहे थे और कुछ किए हो और फिर वो ना अम्मी के ऊपर कुछ डाले और अम्मी चिल्लाए उसको एसिड वेसिड का नहीं है ककन पर उसने ऐसा हाँ वो बोलती अब्बू ने ना वो टॉप में कुछ भर के ना ऐसा डाले और फिर अम्मी चिल्लाने लगता है। तो वो जब मैंने ना ऐसा जब वो मेरे ऊपर डाल रहा था तो मैं ना ऐसा जैसे ये अभी ये पड़ा है फिर कोई डाल रहा था मैंने ऐसा करी ना तो जो डिब्बा है ना डिब्बा था कि टोप था क्या था वो इसको लगा और लगा ना तो वो मतलब बच्चियों की भी आंतें भी गया और उसके भी पैर हाथ पे गया। ये तो ये जो चीज था ना कि मैंने ऐसा नींद में से उठी ना एकदम मुझे कैसा लगा ऐसे जो जैसे डला रहा तो मुझे ऐसा लगा मेरे घर में बम ब्लास्ट हुआ है। जो जलन मुझे हुई ना तो मुझे ऐसा लगा कि या तो मेरे घर का सिलेंडर फटा है या तो मेरे घर का मीटर बॉक्स फटा है। तो मुझे ये महसूस हुआ मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे होता है। और जब ये फंसा ना बोलता है जी ले अब अपनी जिंदगी अब तो किसी के घर में मेड बनने के लायक की नहीं छुड़ाते रहे और बोल के वो हंसा। तो मेरी सोनू तूने मेरे ऊपर एसिड डाला तो बोलता अब जी ले अपनी जिंदगी तो इतना बोल के वो भाग गया और मैं चीख मारी सुबह 5 बजे तक क्योंकि 1 घंटे पहले मैं उठी थी और ये तभी से पूरी रात है ना प्लान कर रहा था और मैं सो गई थी। अब सोता हुआ इंसान तो समझो कि वो मर गया जब उसकी नींद पूरी होएगी तो उसकी आँख खुलेगी। हाँ तो वो इंसान ने मतलब पूरी रात पूरी प्लानिंग किया कैसे क्या करना आजू बाजू वाले लोगों को कड़ी मार के आया। अच्छा हाँ जस्ट मेरे घर के बाजू में मेरा सगा भाई रहता उसके दरवाजों को लॉक किया घर का हाँ घर का ताला लेके उसके घर बाद दरवाजे को लॉक किए पास को मतलब कि कहीं इसका भाई आ ना जाए और आ जाएगा तो मेरे को मारेगा या मेरे को कुछ भी करेगा तो उसको लॉक किया और मेरे ऊपर एसिड डालने के बाद मुझे बाहर से लॉक करके भाग गए कि ना बाहर जा सकते कोई अंदर हाँ फिर भी ना मैं जैसे उठी ना मैं ऐसे ऐसे करके ना तो हमारे दरवाजे के है ऐसी खिड़की थी कि जो वो दरवाजे के अंदर ही खिड़की थी उसको खोल लो तो गैस पास हो जाए। तो मैं कैसे कैसे भी करके ना वो खिड़की खोली और खिड़की खोलने बाद ना चिल्ला रही कि बचाओ 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 कर। तो कोई बहुत सारे जब थे सुबह उठते का और करीबन 8-9 लोग आ गए। बोले क्या हुआ साकिरा मैं बोली पता नहीं क्या गिरे मुंह पे रात बोले तेरे चेहरे से पूरा धुआं निकल रहा है। उन लोग बोल रहे हैं कि तेरे चेहरे से धुआं निकल रहा है। तो मैंने बोला कि वो ने एसिड फेंका है वो बोल रहा था कल मुझे कि तेरे चेहरे पे एसिड डालूंगा वो ने एसिड भी डाला। फिर मेरी मम्मी को मेरे भाई का ताला काटने में टाइम लगा 10 मिनट और फिर मम्मी लोग सब लोग पूरे पड़ोसी एक कोई कोई मुझे लेके गए सरकारी अस्पताल पुलिस थाना ये वगैरह वगैरह। फिर डॉक्टर लोगों ने तो समझो जवाब दे दिए थे क्योंकि ये बहुत मुश्किल है तो इसकी बहुत
पूरी कंडीशन है। और फिर इधर तो कोई जैसे होलाइट लाए हैं और भी सारे हॉस्पिटल सब में जवाब दे दिए थे कि ये हुआ था कि मेरी हिम्मत जो थी ना, तो मैं क्या बोलती थी मेरी मम्मी को, मम्मी कैसे भी कर तुम मुझे बचा, घर बिक रहा है भी बेचो, कुछ भी हो रहा है कुछ भी करो कर से बचाओ। वही आपको बस मैंने ये करना गया, ये पुलिस स्टेशन चला गया। अच्छा, आपको यह बंद करके क्या आदत? क्यों क्या बोलने गए, मेरी वाइफ पे ना एसिड मुझ पे डाल रही थी और वो उसके ऊपर ही गिर गया। वो फूटा एकदम से, हाँ, कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर एसिड डाल रही थी, ये देखो मैं इतना इतना छींटे मेरे ऊपर आए और उसी के ऊपर पूरा गिर गया। पता है वो क्यों ऐसा किया, उसको लगा मैं पहले जाऊंगा कि शायद मैं बच जाऊँ, मैं पहले जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा और ये इसके ऊपर ही सारा इल्जाम आ जाए। तो प्लीज जब मैं मेरा ये हुआ, जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था ना घर से, तो मैंने क्या बोली, पहले मेरा बयान पहले दिलवाओ, क्या पता हॉस्पिटल में मैं बचूं या नहीं बचूं, मेरे को पुलिस स्टेशन लेके चल, मैं बोल रही मेरे को पुलिस स्टेशन लेके। तो जैसे जैसे पुलिस स्टेशन की तरफ पिक्चर घुमाए ना और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े, तो हम बोले बोले भाई, मेरा भाई बोला इसका एक रिपोर्ट लिख लो, कैसे भी करके नहीं तो इसको हंसो। तो पुलिस वाले ने बोले कि क्या मेरे हंसने में ऐसे डर है, बोले वो है क्या अंदर, बोले वो है क्या अंदर। तो मेरे तो आँख दोनों बंद थी, मैंने नहीं देखी, मेरा भाई और मेरी चाची थी, वो बोले हाँ वही तो है, बोले वो तो बोल रहा है कि उसकी वाइफ ने डाली। तो मैं बोली सर वो ने ही डाला, मैं चिल्ला रही हूँ हाँ, रिक्शे के अंदर से, मैंने बोला नहीं वो ही डाला है और भाग के इधर आया है। तो बोले लो, पुलिस वाले ने ड्राइवर को बोला पहले को हॉस्पिटल देखे तो हम लोग आ रहे थे वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद मेरे बड़ा जीजू था, मेरा बड़ा जीजू गया, बोला क्यों ये तुमने ऐसा क्यों किया उसको पुलिस स्टेशन में। तो ये चीज़ तो ना मुझे 2-3 साल पहले ही बना चाहिए था। तो अपनी हरकतों को बुला लेगा, ठीक है तेरे बुना से पहले तो मेरे जीजा ने बोला कि अभी तेरा क्या हो रहेगा, दो तारे कुछ नहीं 9 दिन में छूट के ऑफर। मेरे जीजा को बोल रहे हैं कि 9 दिन में छूट के आओगा। तो मेरे जीजा, मेरे को तो ये सब चीज़ तो कुछ पता नहीं था, मेरी खुद ऐसी कंडीशन थी कि मुझे होश नहीं था, 5 महीना मेरा मतलब ऐसा गया जैसे कोमा में गई है। जब आने के बाद ये सब चीज़ सुनने में आ रहा था कि ये करा करा, मैंने अपने आप से एक वादा की थी, कभी माफ नहीं को, बोले मेरे साथ जो किया गया मेरे बच्चों के साथ ही गलत किया हो। मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, वो बच्चे मेरे मासूम बच्चों का क्या होता, उनके बारे में नहीं सोचा, वो कहाँ रहते, कैसे उनकी परवरिश होती, कैसे उनकी जिंदगी चलती, कैसे क्या होता है। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे वो इंसान को माफ नहीं करना है। बट भी चला ये सब चीज के लॉकडाउन के टाइम पे उसको फोन करने का इजाजत मिली थी कि तो वो टाइम पे सब बंद चल रहा था, मतलब उसकी फैमिली से नहीं मिलती थी, तो काफी फैमिली को कॉल करता, तो वो मुझे भी कॉल करना स्टार्ट की, मुझे माफ कर दे मुझसे गलती नहीं हुए, मैं बात करती की, वो बोलती कि हाँ ठीक है देखूंगी, ऐसा वैसा उसको लग देख रही थी कि ये इसके मन में थोड़ा सा भी एहसास है कि इसकी जिंदगी, उसके मुझसे बहुत कुछ सुनना था निकालना था, मैं बात कर रही थी। तो लास्ट टाइम तक पता हुआ ना मुझे क्या हो जाए, बोला अभी तो कुछ नहीं बात करा हूँ, अभी बहुत कुछ बाकी है तेरे साथ कर, मिली अब दे दी। ये करने के बाद आप था फोन करता है, आपको बोलता है क्या कुछ नहीं? हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी। आप में कभी उस इंसान का दिमाग पे हटा सुनते रहे? क्या करना है, ऐसे इंसान ही था ना, ये तो कोई इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो जानवर से बदतर है, वो तो मैं कह रही हूँ ना कि वो एक हमारे अंदर ही होता है, हमें किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है। मेरे पास तो गुस्सा आता है, मुझे भी ऐसा दिल करता है कि इसको थप्पड़ मारो, इसको ये करो उसको वो करो, नहीं कर सकते हो। हम इंसान से संकुलन, हम लोग एक दूसरे की कैपेसिटी वो समझते हैं कि भाई ये चीज गलत है, एक दिमाग बहुत कुछ होता है, एक दिमाग कुछ और होता है।
तो हमें जो सही दिखता है वो हमें करना है ना। हम गलत की क्यों जाए। मेरा ये जो सोच है तेरी सोच ये है और उसको क्यों नहीं समझ में आया कि ये गलत है। अब वो जब ये वर्ड यूज किया मेरे साथ, यार तो शौक नहीं जा किया। अब इससे बात भी नहीं करना है। मैंने सबसे पहले किया अपना डिवोर्स फाइल करवाया। हमने डिवोर्स हमारे में जैसे खुलानामा लिया जाता है बोल भी मौलाना से मैंने खुलानामा तैयार करवाया, रिज्यूम लिखा, एक एफिडेविट बना थी, पोस्ट कर लेके आज के तेरा तेरा रिश्ता तंग खत्म। अब मुझे तेरे रिश्ते की जरूरत थी। मैंने फिर भी ना 3 साल उसको ना ढील ली थी। 17, 18, 19, 20 लॉकडाउन 20 में ना उसके बाद वो कॉल करते रहे। मैं सोची शायद उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो मुझसे माफी मांगेगा, मेरे बच्चों के बारे में सोचेगा। बट कोने जब मेरे साथ होता का मैं पास के नहीं हो रहा है, ये गलती नहीं करेगी जाकिरा। और फिर उसके बाद मैंने डिसीजन फाइनली ले लिया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं। उसकी फैमिली का कॉल आता था, उसके भाई का कॉल आता था, उसके बहनों का, बहन का, सबका यही था ये छुड़ा दे, ये पर उसको छुड़ा दे। मैंने बता नहीं, अब मेरे को पता ही नहीं उसको क्या बोला आपका फोन कर। मैंने बताया नहीं, बोला वो ऐसे ही बोला, वो पागल है को। मैंने पागल बहुत कुछ कर लेते हैं, जिसे हृदय कर चुका है एक आध, आगे का पता नहीं। ऐसे साइको इंसान को जेल में ही रहने दो, नहीं तो मेरे साथ मेरी बच्ची वो भी तबाह करेगी। आज इसने आपके साथ किया है, कल बच्चों के साथ भी कर। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फाइनली अभी 2024 30 नवंबर को फाइनल हमारा जजमेंट पास हुआ सेंटर कोर्ट, ये है अपना सेंटर कोर्ट से, कि उनको वध की सजा, उनको 5 लाख का कॉम्पिटिशन देने का। बट वो बोलता नहीं पास है, मैं कहाँ से दूंगा उसकी टैंगी देती और कहाँ से देंगे, हम तो उसके पीछे ही लगा रहे हैं, हमें पैसे भी रखनी है। और मसला ये है कि उसको सजा लगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कि मुझे ऐसा था कि ये लड़ाई में मैं जीत के ही नहीं थी, और मैंने जीता। और मैंने कारण का भी शुक्रिया किया, जज साहिबा का भी शुक्रिया किया। मुझे मतलब वो जो आंसू मेरे निकल रहे थे कोर्ट में जिस वक्त मेरा जजमेंट पास हो रहा था, तो मेरे वो खुशी के आंसू थे कि ये जीत मुझे मिली, क्योंकि ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो कोई इंसान तभी भी मुझे देख रहा है कोर्ट में, ये नहीं बोल रहा है कि चल जो हुआ माफ कर दे, तभी भी बस कोर्ट में देख रहा है, देखने है। मैंने कोई नहीं कोई छू अब भी उसके बारे में सोचा ही। लाइफ बहुत खूबसूरत है, आदिश पूरी के चाहिए कि और सब कुछ अच्छा होगा, बस हमारे दिमाग में ये चीज डालना है कि बहुत कुछ होगा अच्छा। बुरा था, हो गया, खत्म हुआ, हम अभी आगे बढ़। जाकिर, जब आपके साथ में ये हादसा हुआ और आपको हॉस्पिटल ले गए, तो आपको तुरंत ही फर्स्ट एड मिला, आपका अच्छे से इलाज हुआ, ये जो भी, या देरी हुई जिस वजह से आपका केस ज़्यादा सिवियर हुआ, ऐसा कुछ? एक्चुअली कैसा कि जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो म्यूनसिपल हॉस्पिटल में तो 24 घंटा मुझसे ठीक तो अच्छा नहीं था हर ट्रीटमेंट। तो मतलब मेरी बॉडी मुड़ रही थी, केमिकल इतना आ गया था कि बॉडी एकदम फूलते जा रही थी, और ये हाथ है ना ऐसा फूल के, ऐसे ककड़ी नहीं फटती है, ऐसे फट रहा था, इसकी फट रही है ऐसा। तो फिर मुझे लाइफ लाइन में किया है, लाइफ लाइन वाला बोला मेरे से मुश्किल है, 24 घंटा लाइफ लाइन में थी, लाइफ लाइन में बोला मेरी। तो मिड टाइम भी तो बोले कोई अच्छा हॉस्पिटल है आपको, बोले इनको नायर हॉस्पिटल लेके जाओ, कैब लेके जाओ, इधर लेके जाओ, उधर लेके उधर। तो मैंने मेरी मम्मी को क्या बोली रही, मम्मी प्लीज मेरे ऊपर रहम करना, तो मुझे एक बार खाली बचा। मैं आप लोगों के हाथ, मेरी बहन बड़ी बहन थी, मेरा बड़ा भाई था, हाँ छोटा भाई था, बहन थी, सबका हाथ पकड़ के मैं बोलती मुझे बचा।
बस मुझे बचा लो, मेरे बच्चे के लोग खाती मुझे बचाओ। तेरे फैमिली जो मतलब सपोर्ट था वो लोग, वो डॉक्टर को बस एक ही बात बोले थे कि मेरी बेटी की चाहत है जीने की, और एक अच्छा हॉस्पिटल आपको सजेस्ट कीजिए कि कौन सा। वो बोले एशिया का 1% के लिए एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है मसीना हॉस्पिटल, भाई खल्ला में। बोले स्पेसिस को बर्ड्स के लिए ही। तो वहाँ पे डॉक्टर बोले ठीक है आप लिख के दे दो, हम लेके जाते हैं। रात के 11 बजे डिसीजन हुआ कि हाँ आप यहाँ से सिर्फ वहाँ कर, हाँ वहाँ पे पता करे तेरे हाथ की के। फटफट एम्बुलेंस ने उन्हें 1 डेढ़ घंटे के रात को लेके गए वहाँ, लेके जाने का जब वहाँ का ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो रहा है, मैं तो बोलती हूँ मसीरा नहीं जाती तो शायद मैं नहीं गई। हसीना मुझे देके गए, हसीना लेके जाने के बाद मेरा ट्रीटमेंट पन वो लोग मैंने फर्स्ट डे ही कुछ अच्छा बड़ा अमाउंट पे करवाए था। 40 के 60 हज़ार की जैसी पे करवाए कि पहले पेड करो और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चालू तक ऐसा पेन वगैरह 15 लेके गए, सब मेरा चालू हुआ, ड्रेसिंग वगैरह सब। मतलब उस सीरीज से 5, ये 2 नवंबर को मेरा हादसा हुआ और ट्रीटमेंट मेरा 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ। 3 दिन तक मेरा इधर उधर मतलब मेरा चल रहा था। दरअसल आपको ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट नहीं मिला था, इस वजह से मेरी यही आँख खराब। मैं फर्स्ट डे मसीना पहुंच जाती ना तो शायद मेरी ये आँख बचती। ये तो इन्फेक्शन पूरा फैल गया था, पूरी वो हो गई थी, मेल्ट हो गई थी। और ये कानों अंदर में ये सब एकदम वो हो गया था, मेल्ट हो गया। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे रखा गया और दूसरे दिन डॉक्टर ने जब मुझे देखा क्या नहीं क्या नहीं, डॉक्टर ने बोला कि मेरी बहन ने पूछी डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये कब तक स्लीपर्स, यदि किसमें कथा से। पर मैं इतना बोल सकता 14 दिन ये बच गए तो हम लोग उसको इसके पर काम कर रहे। मैं 14 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर इसको कुछ होता है तो नो नहीं बोल सकते। हाँ वो उतना पार कर ली तो हम आगे इसके पीछे काम कर सकते। ये अच्छा, तो मेरी बहन को भी सर ये बोले पंस के पीछे खर्चा होगा। बोले कितना, बोले डॉक्टर ने बोले कम से कम 20 था। ऐसा मेरी बहन लोग के पैर से जमीन सर, जो एक अमीना घर था वो घर भी 30 लाख का नहीं। मम्मी लोग समझ में नहीं आता, इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे क्या होएगा। बोले नहीं, बस डॉक्टर ने बोले आपको पैसे का इंतजाम करो, फिर का ट्रीटमेंट करना बहुत ही स्टार है। और एक इंजेक्शन पे 30 हज़ार की कोई मेडिसिन बैग, तो बहुत खर्चा था। और डॉक्टर ने बोला ये 1 2 महीने का नहीं है, 4 महीना तो लगता है, 6 महीना लग सकता है हॉस्पिटल। अब मेरी बहन बड़ी बहन डॉक्टर के साथ करने इससे पहले पे सर प्लीज कुछ ऐसा हेल्प वगैरह। डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। और जब तक देखने तक में कम से कम हर से मेरी 6 7 लाख रुपए चार्ज थी। नहीं इसका दागिना कितने रखते उसका ये वो पैसे पैसे तक में वो कर रही। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला आने का एक कैप्टन है स्टार्ट करना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया पे कैटो करके है वहां से। और एक एथियो वगैरह था इधर से। फिर एक ऐसे सर्वाइवल साहस फाउंडेशन था, सही थे ना हाँ। तो वो और फिर बाद में ऐसे कुछ एनजीओ आते गए सामने सामने से कि एक था मेक लव नॉट स्पार्क। और फिर बाद में एक ऐसे बहुत सारे एनजीओ मतलब सपोर्ट के लिए ऐसा आए कि हम करेंगे करेंगे करें, जैसे तैसे करके मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पे हुआ। पर मैं सबसे बेस्ट फिर टाटा जी दुनिया से जा चुके, उन्होंने भी मुझे 6 लाख का कुछ ट्रीटमेंट का हेल्प दिया था। इसके लिए साहस फाउंडेशन में लेके उधर एप्लीकेशन डाला था, एक और ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे करके हेल्प आते गई, ट्रीटमेंट होते गया। उस वक्त हेल्प की ज़रूरत थी और वो टाइम पे किसने क्या हेल्प किया वो बहुत बड़ी बात है। शाहरुख सर का आया, सलमान सर का आया और
फिर एक हेल्प बॉय आया, ललित ललित होटल, श्री किशोर जी ये नहीं ऑर्डर है होता। मतलब ऐसे आते गया, बाद में मुझे पता चला कि पला पला इंसान ने इतनी अपनी हेल्प की है। पर मेरे ट्रीटमेंट के ऊपर भी पॉलिटिक्स भी हो रहा है। हो क्या हुई, उससे भी पॉलिटिक्स हो रही है। इतना पंडित ये ने खाया, उतनी पंडित ये ने खाया, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। मेरे बोला, बोले बेटा आप इसके ऊपर ऐसा केस करो, आपने उसके वो ने इतना खाया, ये खाया वो खाया। मैंने बोला मैंने बच के आ गई हूँ कि मेरे लिए मुझे अभी किसने कितना मेरा पैसा खाया, कितना पंडित किया। अब देखो, अब हम तो ये सब चीज में जाना नहीं, तो हमारा घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट यही हुआ कि हम वही संभालने पे लगे। हम ये कोर्ट कचहरी ये वो दुनियादारी में कहाँ पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद मैं 5 महीने के बाद जब मैं घर आई ना, तो घर आने के बाद पता है मुझे कहीं पे इतनी तकलीफ नहीं है। जब मैं घर आई तो घर आने के बाद मेरे इधर बच्चों को मम्मी को कुछ नहीं बच्ची था, बोले है रे अगर उनको बुलाओ 5 महीने हो गए थे। और बोलते वो दिन यार बहुत अच्छे से कह रहे कि मैं जब मम्मी को बोलती बच्चे बुलाओ मुझे बच्चों से मिलना है, 5 दिन हो गए। तो मम्मी बोले ठीक है तुम लेके जाती हो। और लेके आए के बाद बच्चे होते मुझे ऐसा देखते, मैं बोला बेटा इधर आओ। बच्चे बोलो ना क्या हुआ। मैं बोला बेटा इधर आओ। बोले हाँ हमने ठीक है आप बोलो। बोली मेरे से हाथ तो ना, मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ जितनी मैंने तकलीफ दवा खाने में, रोज ड्रेसिंग करना ये वो, रोज ओटी में जाना, रोज की इंजेक्शन यहाँ इंजेक्शन, कहाँ कहाँ तकलीफ मैंने से। पर मुझे वो पेन इतना दर्द नहीं हुआ जब मेरे बच्चों को मैं बोल रही कि मुझे इधर आ। बोलते नहीं हम लोग ठीक है। मैं बहुत करते करते बोली बेटा, मैं ऐसी ऐसी करके हाथ पकड़ा ऐसे। बोले परसुपति नहीं आप भूत दिखते हो। ओ भागी। अब मेरे अंदर एक चीज आई कि मैं अभी बच्चों के दिल में अपनी जगह कैसे बनाऊंगी, यही चल रहा है। मेरे बच्चे को भी दूर कर दिया मेरे से कोई इंसान ही। अब ये बच्चे को मैं अपने अंदर कैसे लेके आऊं, उनके दिल में कैसे अपनी जगह बनाऊं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस मेरे दिल में यही चल रहा है कि अपन बच्चे मेरे से हुआ। अब ये बच्ची मेरे पास आएगी कि नहीं जाएगी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। खाना मिले नहीं मिले, कुछ हो या नहीं हो, मेरे साथ आके क्या भोगम क्या नहीं होगा कुछ नहीं फिक्र है मनी। बस मुझे ये लग रहा है कि मेरे बच्चे मेरे से उड़ हो गए, मेरे बच्चे मेरे से उड़ हो गए, मेरे बच्चे नहीं आ रहे मेरे पास। और मैं रो रही। मतलब एक भाई बोला क्या हुआ क्यों रो रही है। मैं वही मेरे को नहीं जीना है, मुझे मार का डॉक्टर को वो खटो जहर भी सुई लगाने के लिए, और मैं को नहीं। बट मेरे बच्चे क्या है, मेरे पास सब कुछ नहीं बचा है। सोची थी कि हॉस्पिटल से लड़के बच के आई थी, सोची थी बच्चों के साथ सुतली पार्ट हो, बच्चे भी दूर है। मोबाइल बेचे मतलब मैं लेके आता ना, वो दोनों के पास गया। बोले मेरी बहन तेरे दोनों के लिए कितना रो रही है और तुम्हें मेरी बेट को रुलाते। एक काम करो चलो बैग पैक करो जाओ अपनी दादी के, नहीं रखेंगे हम लोग। बोले नहीं बाबू हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो बोले फिर चंद मेरी बहन से बात करो। हाँ तभी ना उन लोग ना बहुत मतलब मामा के डर से ना, तो वो लोग आते थे मेरे से बात करने के लिए कि कल मेरा मामा हम लोग को उधर ला छोड़ दे। आते थे बोलते थे अम्मी कैसे हो। हाँ ठीक। बोलते ना अम्मी कैसे हो। मैं बोलती जी हाँ ठीक हूँ। बोलते टेंशन मत लो आप अच्छे हो जाओगी। तो बोलती थी बेटा इधर आना। नहीं ना अम्मी मैं हूँ ना मैं। अम्मी प्लीज मत करो ना ऐसा। मैं बोलती थी क्या हो। बोलते ना हम ठीक है ना बैठे हुए ना, तू क्यों बुला रहे मत करो ना। तू वैसे करेगा ना मैगी कहीं पे जाके ना बस उसके नीचे मर जाओगी। हाँ मेरे को इधर बैठने दो, मैं देखूंगी ना तुमको, मैं बोले ना मैं इधर हूँ। मतलब वो दरवाजा था, वो दरवाजे के पास खड़े रहते और मैं बेड पे रहती थी। तो बोलते थे मैं आऊंगी ना, तुम आऊंगी टेंशन मत लो आऊंगी।
अब उनको डर मामू का भी है, इधर मेरा भी डर है। वो बच्चे ना, तुम यकीन नहीं मानेंगे, उनको ना साइकियोकी के पास दिखाना पड़ा भाई। वो बच्चे ना मतलब, तो दिमाग को उनका कुछ और चलने लग गया था। उनको समझ में आया था कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया ना, तो उसके साथ फिर हमको उसको भागना है। मेरी मम्मी के साथ इतना बुरा हो तो मेरे पापा को मार देना चाहिए। उनके दिमाग में एक चीज पे कोई तुम्हारा मन भी चलो, तुम्हारा एक चीज मैंने खा लिया या तुम्हारी चीज मैंने ले ली, उसको लोग को ये चीज था कि बस इसको मार गए। रिलेशनशिप हो गया। मारने के बाद हम लोग को ये चीज हुआ, फिर मैं पवई एक साइकियोलॉजी थे, वहाँ पे मैं हफ्ते में 3 को क्लास में वहाँ लेके जाती थी। उन लोगों ने दिमाग पकड़ा, उन लोगों को गुस्सा बहुत आने लग गया। तो फिर लोग मुझे इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज होता है, इसका उस पास सुनना रहता है, तो उसका दिमाग नहीं का, तो बच्चों के अंदर वो आदत आ गई कि मामू से ये नहीं है वो। साइकोलॉजी वाले लोगों ने बताया कि आपके बच्चों लोग के अंदर, तो बाप को तो उन लोग ने एकदम खत्म कर दिए हैं। बाप को नहीं, तो उन लोग ने ड्राइंग बनवाए कि आप अपनी फैमिली की ड्राइंग बनवाओ। मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा उन लोगों को कैच करने का। बोले बेटा इस पे ड्राइंग बनाओ तुम्हारी फैमिली की, कौन कौन किसके साथ रहते हो तुम। तो वो मतलब ड्राइंग बनाई थी मुझे, अपनी बड़ी बहन को एक ओ, तो बोले ये ड्राइंग में कुछ समझ में आ रहा है आपको। वो दिखाए बोले, मेरे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या खोई। बोले आपकी बेटी ने दिमाग से पूरी तरीके से अपने बाप को निकाल चुकी है। जाकिरा जी, आपकी कहानी सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और जो आपने कहानी बताई उसमें मुझे आपका दर्द भी दिखा, पर जीने की कहीं पे बहुत उम्मीद भी दिखी। और आपका जीने का जज़्बा इतना ज़्यादा और इतना बड़ा था कि जिसकी वज़ह से आप वापस से इस इतने बड़े हादसे को भी उभर के आप वापस से आ गए। यस मैम, जिंदगी और एक सब्र बहुत कुछ सिखा देता है जिंदगी जीने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी इंसान हूँ जो मुझे दो तरफा जिंदगी जीने का मौका मिला। जब मैं अच्छी थी तब लोगों का नजरिया कुछ और था, और जब ऐसी हो गई एसिड अटैक होने के बाद, तो लोगों का नजरिया अलग हो गया। तो ये पहचान करना मुझे, लोगों को समझने की जो मुझे कला मिल गई है, ये कुदरत ने दिया मुझे। और मुझे इतना समझ में आने लग गया है कि इसके मन में क्या चल रहा है मेरे लिए। इतना मुझे समझ में आ गया है कि ये क्या थिंकिंग रखता है मेरे लिए, या इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये अभी मेरे से अगला सवाल क्या पूछने वाला है। तो ये चीज़ मैंने जब से एसिड अटैक 8 साल के बीच में मुझे इतना तो समझ में आ गया कि लोगों का नज़रिया मेरे लिए क्या है और लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं। इसके हादसा होने के बाद जब आप वापस आईं, तो समाज ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया और लोगों का आपका ये नज़रिया अब कैसा है? मेरा अटैक होने के बाद जब मैं घर आई रात के 9 बजे, तो तभी कुछ नहीं था, मैं नॉर्मली सो गई, खाई पी, थोड़ा बहुत हुआ। सुबह जो मेरे घर में लाइन लगी है ना मुझे देखने के लिए, तो करीबन रात भर, मतलब मैं मार्च में आई 5 मार्च को, 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक रोज कोई ना कोई मुझे देखने के लिए, जिससे बोलते ना लाइन लगी हुई है, लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। कोई रिश्तेदार, कई फैमिली वाले, कोई दूर के, कोई किधर के, कोई किधर के, मतलब देखने के लिए आ रहे हैं। तो कोई देख के रो भी रहा है और कोई बोलता है कि ये क्यों किया उन्होंने ऐसा मेरे सामने ही? क्यों किया ऐसा, क्यों किया जाकिरा ने? मतलब उनके दिमाग में सवाल है। हाँ, क्यों किया ऐसा? इतना बुरा तो कोई आदमी होता नहीं है। कुछ ना कुछ तो रहा होएगा, कुछ तो बात होएगी ना, क्या बात थी जो उन्हें ये सब किया?
मैं साफ सिंपल बात करती थी। जब मेरे से लोग इस तरीके का सवाल पूछते थे ना, तो मैं बोलती थी, ये हादसा मैंने किया। जिसने किया ना जाके उससे पूछो। बिल्कुल। और मैं किसी को जवाब देने के लायक नहीं हूँ कि मैं क्यों दूँ किसी को जवाब। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्यों दूँ किसी को जवाब? क्या मेरी गलती थी एसिड अटैक करना? करके वो गया, उसके जवाब मैं दूँ? तो समाज आज भी आपकी गलती ढूँढ रहा है। आप ऐसे ही बैठे हो, बस आप 2 सेकंड के लिए अंदर ही अंदर मुस्कुराओ। हम चाह रहे हैं ना आपको देखें, क्या बात है इसके अंदर जो ये मुस्कुरा रही है। ये बहुत खुश है। ये हम अपने दिमाग में चलाने लग जाते हैं, कि क्यों हँस रही है? ये क्यों मुस्कुरा रही? क्या सोच रही है? क्या चल रहा है इसके? ये हमारे दिमाग ये चीज़ बोलेगा तुम्हारे लिए। तो मेरा यही है कि खुश रहना है। जलती ये दुनिया जल जाए, मुझे खुश रहना है। तो है बहुत सारे जन, आज भी मैं अपने एरिया से निकलती हूँ ना, बस खाली क्या है ना थोड़ा-सा ऐसे स्कार्फ वन साइड ऐसा ना, ऐसा करके ना ऐसे निकलती हूँ। तो लोग बोलते हैं, "क्या रे तू ऐसा मुँह ढक के चला कर ना।" मैं मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करूँगी। तुझे प्रॉब्लम है तू अपनी आँख बंद कर ले। तू बोलेगा तो मैं तेरे हिसाब से चलूँगी। नहीं, मैं क्यों मुँह ढकूँ? हुँ। क्या समाज बहुत अच्छी तरह से अपनाता है ये हादसा होने के बाद में? नहीं, वो लोगों की सोच ये है कि खूबसूरत दुनिया है तो खूबसूरत ही बन के रहना है। सिर्फ़ खूबसूरत लोगों को अपनाता है। हाँ, है कुछ लोग अच्छे जैसे आप और भी आप जैसे लोग हैं, जिनकी स्माइल देख के मुझे पावर मिलता है। मुझे लगता नहीं ये इंसान मेरे साथ है, ये इंसान मेरे साथ है। मुझे ऐसा पावर मिलता है। बट जो इंसान मेरे को देख के अरे बाप रे! ऐसा करता है ना, तो मैं हँसती हूँ। मैं ये सोचती कितना कमज़ोर इंसान है ये। बिल्कुल। इसके अंदर क्या है यार ये क्या आज हम दुनिया में हैं, ठीक है? आज कोई खूबसूरत इंसान है, ये कुछ नहीं। एक एग्ज़ाम्पल ऐश्वर्या राय, खूबसूरत है। इंसान क्या बोलता है, "अरे! बहुत खूबसूरत है, मिस वर्ल्ड है, ये है, वो है।" ठीक है? मरने के बाद क्या बोलता है इंसान? "अरे! बहुत नेक इंसान थी, बहुत अच्छी इख़लाक़ थी, बहुत अच्छी तहज़ीब थी उसके अंदर, बहुत अच्छी बातचीत करने की थी।" ये थोड़ी ना बोलता है, "अरे! उसकी आँख बहुत खूबसूरत थी या उसका चेहरा बहुत खूबसूरत।" हमको अपना किरदार अच्छा निभाना है। हम ये दुनिया में आए हैं तो अपना किरदार अच्छा करने आए हैं। हम इधर खूबसूरती का अवार्ड नहीं लेने आए हैं। हम अच्छे लोगों के साथ संबंध रहेंगे, अच्छी हमारी बातचीत रहेगी, हम एक-दूसरे की तकलीफ को समझेंगे, हमारे पेरेंट्स को समझेंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है ना, तुमको कोई खड़ा नहीं करेगा अपने दरवाज़े। तुम लाख खूबसूरत हो, पर तुम्हारी ज़बान ज़हर उगल रही है ना, कोई नहीं खड़ा करेगा। तो हमें अपना इख़लाक़, अपना किरदार अच्छा रखना है। बिल्कुल, लाखों की बात कहते हैं आप। और मैं मेरी बेटियों को यही सिखाती हूँ। तुम ये ज़बान से ही ना बहुत कुछ ले सकते जी हो। सकते हैं। खूबसूरती कितने दिन रहनी है? जी। ज़िंदगी भर तो आपका किरदार ही काम आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाने के बाद ना लोग मुझे याद करें कि एक थी ज़ाकिरा, जिसमें जीने की बहुत चाह थी। बहुत चाहत थी और बहुत जज़्बा था। ऐसा। मेरे मेरे भाई या मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल या मेरे कुछ रिश्तेदार मुझे टाइगर बोलते हैं, बोलते टाइगर है और मुझे देखने के बाद, मेरे पावर को देखने के बाद, मेरे जज़्बे को देखने के बाद, मेरी जितनी कज़िन है ना, सबके अंदर वो आज जज़्बा आ गया। सब अपने लिए आवाज़ उठाने लग गए और मैं सबको बोलती हूँ, आदमी से ना डर के नहीं रहने का। वो बोलता है ना मैं तेरे साथ ये करूँगा, बोले चल दफ़ा हो, ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेगी तू, तेरे अंदर हिम्मत है तो। और मैं मेरे हस्बैंड को छुड़ा भी लेती, एक बात बता रही, एक अच्छी हिंदुस्तानी पत्नी बनने के बाद
मतलब एक प्यार मोहब्बत आ भी जाता है। पर एक चीज पता है क्या हो रहा था मेरे दिल में, कि मैंने इसको छुड़ा ली, इसको मैंने रख ली। ये मेरी कदर करे या नहीं करे, वो बात की बात है, वो आने के बाद हम। पर पता है मेरी जितनी कजिन के हस्बैंड है ना, ले क्या है, ये करने के बाद भी छूट गए। छूट छोड़े, ये करने के बाद छुड़ा ली ना तेरी बहन ने, अब तेरे साथ भी यही होएगा। बिल्कुल। आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि इस तरह की हरकत अगली बार नहीं। हाँ, सबको पता चल चुका है इनके खानदान में ना एक शेरनी है। हमने कुछ किया तो ये शेरनी ना दूसरी शेरनी पैदा कर देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके इस जज़्बे को तो सलाम है। मुझे ये चीज मैंने सोच लिया कि नहीं, लड़कियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। और कितने बता रही ना, मेरे पड़ोस में कोई आदमी जैसा किसी औरत वाइफ का, और इस आखरा का जो हाल हुआ है ना, वही हाल तेरा होएगा। ओह! तो मैं बोली, तेरा हस्बैंड ने तुझे ये वर्ड यूज किया है ना, जरा उसको बोलना कि जाकरा के हस्बैंड का क्या हाल हुआ है, वो तेरा भी होएगा। बिल्कुल। कुछ ना, वो मांस खाया, मच्छी खाया, मटन खाया, मीट खाया, 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, उसको नसीब भी हुआ है कि नहीं हुआ है, जरा पता कर ले जाके। उसका फोटो लाके दिखाओ तेरे आदमी को ये बोलना। तो बोलते हैं, मैं बोली बस ये बोल, मैं बोली बस उसको इतना बता। और ये चीज करने के बाद है ना मैम, आपको पता है बहुत लोग है ना सीधे हो गए हैं। हुँ, बिल्कुल। बहुत लोग सीधे हो गए हैं कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करना है। हमारा परिवार, हमारे औरत, हमारा घर, बस वो चीज पे ध्यान देना है। ये तो मेरा एक डिसीजन से मेरे को लाइफ में अच्छा होता है या बुरा होता है वो बात की बात है। पर मेरे एक डिसीजन से ना कई ऐसी जो रहते हैं ना नाकाम मर्द, उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे वो चीज बढ़ाना नहीं था। आज आपने उनको एक सबक दिया है। हम्म। मैं 7 साल से एक अकेले जिंदगी जी रही हूँ। हालांकि 27 साल थी मेरी एज जब मेरे ये साथ ये हाँ, हादसा हुआ था। हाँ, 27 थी। 27 आज मेरी 34 है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि एक हस्बैंड हो। अकेलापन महसूस होता है कि अकेली हूँ, अकेला कोई नहीं है लाइफ में, किससे हंसूं, किससे बोलूं, किससे क्या करूं। पर बट लाइफ में ना बहुत कुछ है, सुकून है। उसको ढूंढना पड़ेगा तुमको। खुश रहने के लिए तुमको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। और बहुत तकलीफ आई है, मैं बहुत रोई भी हूँ, बहुत रोई हूँ। इतना रोई हूँ कि अब तो आंसू भी नहीं निकलते रोने के लिए, कि इतना मतलब हो चुका है। अब रोने का दिल नहीं करता, अब ऐसा लगता है अपने आप को खुश रखूं बस। ज़ाकिरा, आप हमें ये बताइए कि चूँकि आपके साथ ये हादसा हुआ है और बहुत से लोगों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा हादसा होता है। हाँ। तो जब आप पे एसिड फेंका जाता है, तो वो जलन, वो दर्द जो आपने महसूस किया है, आप सबको ये बताइए कि सबसे पहला तरीका क्या है? अगर कोई आप पे एसिड फेंक दे, तो सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, वो कुछ बच सके? जी, मेरा ये कहना है कि एक 50 रुपए या 20 रुपए की एक एसिड की बॉटल आती है, तो हम इजिली सब जगह मिल जाते हैं। वो 50 रुपए की एसिड हमारी जिंदगी तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, हमें कहीं का भी नहीं रखती है। सबसे पहले सरकार को ये बैन करवाना है कि किधर पे भी जहाँ पे भी दे, तो उसका आधार कार्ड लिया जाए, उससे पूछा जाए ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। या तो वो दुकान से लिया जा रहा तो वो दुकान वाले का काम है, उसके साथ जाके उसके वो काम को अंजाम दे। ये नहीं कि ऐसे ही किसी के हाथ में एसिड एसिड दे की दिया बोतल जाए। दे दें। दूसरा पॉइंट ये कि जब किसी के ऊपर एसिड गिरता है, तो उसको सबसे पहले अपने आप को पूरी तरीके से, सेकेंड जैसी एसिड गिरा तुमको पानी के नल के नीचे बैठ जाना है और नहा लेना है। अपने आप को पूरी तरीके से गीला एसिड कर दें। बहाते जाना। करीबन 10-15 मिनट तुम उसके नलके के नीचे बैठ जाओ। उससे काफ़ी कुछ बचाया जा सकता है। बहुत कुछ बचा सकता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ था
कि पानी नहीं डाला गया था मुझे। ओके। मेरे ऊपर दूध डाला गया था, कुछ वो भी कितना, ज़्यादा भी नहीं, 2 से 3 लीटर। तो सुबह का टाइम था, किसी की दुकान बंद थी। मोहल्ले में जो रात में दूध पका के फ्रिज में रख देते हैं, वो लोग बेचारे अपने घर से दूध ला-ला के डाले थे। हाँ, ये था कि मेरे मोहल्ला, जो मेरे एरिया था ना, वो सपोर्ट था मेरे लिए। वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए, मेरे एरिये वाले। उन लोग का मुझे, मेरे मतलब ऐसा था कि वो लोग मुझे समझते थे कि ज़ाकिरा इतने दर्द से गुज़री हुई है। और कुछ लोग हैं जो उल्टा कमेंट भी पास करते, तो मैं इग्नोर करती हूँ। और जब मुझे कोई चीज़ बोला जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैं वो पॉइंट है ना, एक चैलेंज के तौर पे लेके आती हूँ अपने सामने। अब मैं करके दिखाऊँ। ज़ाकिर, आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा कभी आपने इस बात को सोचा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? ऐसी क्या चीज़ थी जो मिसिंग थी, या आपको लगता है कि ये कारण है इस वज़ह से मेरे साथ ऐसा हुआ? मुझे पता है क्या लगता है कि मेरे साथ जो भी हुआ, ये कुदरत का निज़ाम है। और मैं बहुत लकी फूल हूँ, जो मेरे साथ ये जो हुआ है ना, मुझे इसका दर्द नहीं है। मुझे दर्द ये है कि लोग एक्सेप्ट करें ये चीज़ को। ये चीज़ किसी के भी साथ हो सकती है। ये हादसा है। ये मैं खुद तो ऐसी बन के नहीं निकली थी, मैं बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। सब चीज़ मेरा बहुत अच्छा था। पर ये चीज़ हुआ, तो उसके बाद मैं ये बोलती हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें ये चीज़ मतलब अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में, मेरे तो खुद के कितने फ्रेंड मुझसे दूर हो गए। कारण? मेरे साथ बात करना बंद कर दिए। मुझे उल्टा कमेंट पास करने लग गए कि तू ऐसी होएगी, वैसी होएगी, फिर मेरा उस पे झगड़ा होना। तू मतलब दोस्तों के। समाज को अभी भी ये क्वेश्चन है कि कुछ कमी आप में थी, इस वज़ह से ये हुआ। हाँ, बट आपको ये नहीं लगता कि आप डिपेंडेंट थी? आप अ, अगर आप अपने आप में कुछ काम कर। मेरा कहने का मतलब, लोग जो इस तरीके से मेरे बारे में सोचते हैं, एक चीज़ ये सोचते होंगे उन लोग कि ज़रूर इसका किसी ना किसी के साथ अफ़ेयर है, ठीक है? या मेरा किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है, या मैं किसी के साथ, मेरा चक्कर है, या कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब, जब उसको पता था, मेरा एक एग्ज़ाम्पल, मेरा अफ़ेयर था, एक बात मैं बता रही, अफ़ेयर है, तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको ये करना चाहिए था, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तेरी फैमिली को सबको बिठा, मैं तेरे को डिवोर्स फाइल करता हूँ, डिवोर्स देता हूँ, तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। बच्चे का सवाल था, बच्चे कुछ दिन तेरे साथ रहते, कुछ दिन मेरे साथ रहते। एक होता है, सब बैठ के बात होती है तो होता है। पर ये चीज़ नहीं है, लड़की अफ़ेयर चला रही है, तो तुम उसको जला दो। बैठ के बात होती है, ये चीज़ पे भी बात होती है। तुम बैठ के बात करो कि हाँ, उसका अफ़ेयर है। लोग जो इस तरीके से मुझे बोलते हैं ना, अफ़ेयर तेरा रहा होएगा या तेरा किसी के साथ कुछ रहा होएगा, ठीक है? ये जो बोलते हैं ना जो, तो वो लोगों के लिए मैं बोलती, लाख मेरा 1 नहीं 10 अफ़ेयर था। 1 नहीं 10 अफ़ेयर था। उसको जमता तो रहता, नहीं जमता तो डिवोर्स देता। हुँ। कौन-सी बाइबल, कौन-सी गीता, कौन से कुरान में लिखा है कि औरत सही नहीं है तो उसको जला दो? कौन-सा कानून, कौन से समाज, पूरी दुनिया का कोई कानून बोलता है कि हाँ, औरत को जला दो? तुम मुझे बताओ कि हाँ, उसको जला दिया जा रहा है। मेरा 10 अफ़ेयर है, तुमको नहीं जम रहा, तुम मुझे छोड़ दो। मेरे हस्बैंड का 10 अफ़ेयर है, मुझे नहीं जम रहा, मैं नहीं रहूँगी। भाई, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। मेरा कहना ये है। उसका है भाई, ये औरत सही नहीं है, मैं ये औरत के साथ नहीं रहूँगा। पर किसी का हक नहीं है कि किसी को तुम तकलीफ दे सकते हो। इसके जीने का हक ही छीन लिया। किसी को तकलीफ दे सकते हो, तुम्हारा कोई हक नहीं।
तुमने शादी की है ठीक है, पर तुम उसको कैद लड़ के, मार के, झगड़ा करके, जबरदस्ती करके तुम उसके साथ फिजिकल भी हो रहे तो जबरदस्ती नहीं है। तुम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते कोई चीज। वो हमारा हक है, हमें जो ठीक लग रहा हम कर रहे हैं। लोगों का ये सवाल आता तो इस पे मैं ये जवाब देती हूँ। आप बताओ ये चीज मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बोलो कि हाँ जाकिर आप ये गलत बात कर रहे हो। बिल्कुल गलत नहीं। पर मुझे क्या लगता है ना ताकिरा कि अगर आप आत्मनिर्भर होते, जैसे कि आपके हस्बैंड ने आपको कहा हाँ कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे तुम रहो, हाँ वो यही चाहता था हमेशा कि आप काम नहीं करो, आप अच्छे नहीं दिखो, अपने हिसाब से नहीं रहो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कहीं भी रखने और जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आप आत्मनिर्भर होते, अगर जो हमारे माँ-बाप हैं, अगर वो इतना ध्यान बेटियों पे भी दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएँ, तो किसी आदमी की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरह की हरकत करता है। वो चीज मतलब मेरे दिमाग में ये चीज है कि कोई लड़की को ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम मशीन थोड़ी ना है यार, रोबोट थोड़ी ना है कि हम किसी के बोलने पे चलेंगे, कोई हमें मशीन की तरह ट्रीट करेगा और हम चलते रहेंगे। नहीं, सबका अलग अलग किरदार है। वो सास है, वो ससुर है, वो बहन है, वो भाई है। तुमको पानी चाहिए, ससुर बोल रहा पानी ला, तुम दे रहे तो तुम्हारी अच्छी अच्छी बहू हो ठीक है, पर तुम जबरदस्ती नहीं करा सकते कि पानी ला। वो दे रही है अपने दिल से, खुशी से दे रही है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सास को खाना पका के दे रही, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रही है तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये हमारे इस्लाम ने भी मना किया है। तुम कोई बहू से जबरदस्ती नहीं करवा सकते कि तुम ये मत करो वो मत करो। बहू हो बेटी हो, यहाँ तक तुम्हें बता रही ना, हमारे में तो ये भी लिखा है कि लड़की शादी करो तो बेटी से पूछ के करो। जो ऐसे माँ बाप होते कि जो अपनी बेटियों से उसकी रजामंदी नहीं पूछते और अपना फैसले पे बेटी भी कुर्बान हो जाती कि नहीं चलो मेरे माँ बाप की इज्जत है चलो कर लो। तो ये सब चीज लोगों को सोचना चाहिए। पुराने ख्यालात वाले लोगों को यही चीज मैं बोलूंगी कि जिस तरीके से जो चीज अब चलते जा रहा है वो चीज को समझो, वो चीज को एक्सेप्ट करो। वो पुराना जमाना गया, सब अब नए आ रहे, सबका सुनना है, सबको मिलजुल के रहना है। अभी हमारे माँ हमारे मेरी मेरी खुद की दो भाभी है। मैं हमेशा अपनी भाभीयों की तरफ बोलती हूँ और मेरा भाई बोलता है तू बिगाड़ देगी हम लोग को। तो इन लोग को बिगाड़ दूँ। मैं बोली नहीं, कल के तुम लोग कुछ गलत करे मैं इसके साथ खड़ी होके ना तुम लोग का अंदर करवाऊंगी। मेरे भाई लोग, मेरी भाभी लोग हैं छोटे हैं मेरे से, और वो हंसते हैं बोलते क्या आपा तुम कुछ भी बोलते। मैं बोली हाँ, मैं बोली तुम कुछ गलत किए ना मैं इसके तरफ खड़ी हो जाऊंगी। मेरी भाभीयों को कुछ पहनना ओढ़ना है, कुछ क्या करना है, कैसे करना है, पूछे क्या आपा ये सही लग रहा है, ऐसा है वैसा है। मैं बोलती हाँ ये ठीक है। तो आपको 2 बेटे हैं ज़ाकिरा, तो आपको कोई फैमिली सपोर्ट है या आप ही उनको? नहीं, मुझे फैमिली का सपोर्ट मतलब ये है कि बाजू में है। देखो कैसा होता है ना, मोहल्ला है हमारा एक ही है। मतलब मेरा घर यहाँ है, मम्मी का घर 2 घर 3 घर ऐसा छोड़ के। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं है मम्मी, मतलब मम्मी के घर से। मसला ये चीज़ है कि मैं एक औरत हूँ और समाज में औरत को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। और 2 औरत होने के बावजूद 2 बेटियों की माँ हूँ। और जिस एज पे मेरी बेटियाँ चल रही है इस वक्त के ना बहुत लोगों की नज़र होती है। और एक अकेली औरत एक अकेले घर में रहने पे उस पे भी बहुत लोगों की नज़र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली का सपोर्ट है या नहीं है, पर लोगों को पता है कि इसके भाई है, इसको हमने कुछ भी किए या इसके जो
इसकी बेटियों को कुछ किए या कोई किए तो ये इसके पीछे है, इसके कोई लोग हैं। तो मेरे लिए वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैम पैसा सब कुछ नहीं होता है, कुछ ये चीज़ भी होती है कि अपने लिए कोई खड़ा है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अभी जस्ट मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं मेरे भाई लोगों को बोलूँ कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशान हूँ, तुरंत तो मेरे भाई लोग ऐसा नहीं है कि नहीं आएँगे, फटाक से आ जाएँगे। ये चीज़ है कि इतना करेंगे वो लोग। तो आप अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं? मैं बताई ना कि मैंने मेकअप का कोर्स किया है, थोड़ा बहुत मेकअप से आ जाता है। कुछ इधर-उधर से मतलब कोई फंडिंग वगैरह आ गया, कोई जैसे हेल्प कर दिया है, कोई एनजीओ से हेल्प आ गई है, तो वैसा। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अलग से हेल्प कर दिया वैसा। कुछ एनजीओ से आ जाता, कुछ अपना कर लेती हूँ। तो वैसा आपने मेकअप ही क्यों चुना? मैंने मेकअप इसलिए सीखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो क्या हो गया, लोगों को खूबसूरत बनाने का टैलेंट तो रखती हूँ। और मुझे मेकअप करना पसंद है और वो इंसान को भी दिखाना है जो मेरे कॉस्मेटिक गटर में फेंक देता था। तो उसको भी दिखना चाहिए ना कि मैं मेकअप आज भी कर रही हूँ। भले मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं खूबसूरत बनाती हूँ अपने आप को सजाती हूँ। मैं मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा चेहरा खराब हो गया, अब मैं मेकअप नहीं कर पाऊँगी, अब मैं लिपस्टिक नहीं लगा पाऊँगी, अब मेरे पास काजल नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। फिर भी मैं खुश हूँ। मेरे पास एक कान नहीं है, पर एक कान है ना, इसमें इयररिंग पहनती हूँ। जो चीज़ है ना, उसमें खुशी ढूँढो, जो चीज़ नहीं है ना, उसको दफ़ा करो। नॉट को और लोगों के अंदर यही चीज़ होनी चाहिए, तभी तुम सक्सेस हो पाओगे। पर इससे उल्टा होता है ना, जिसके पास जो है वो तो दिखता ही नहीं है और जो नहीं है हमेशा उसी की नहीं, नहीं, कमी। मैम जो चीज़ है उसपे खुश रहना सीख गए ना, हाँ। तो समझो लाइफ बहुत आगे जाएगी तुम्हारी। ये चीज़ कैसा होता है ना कि जो जिसके पास इतना है ना, वो गिले करता है, अरे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे अपने से नीचे देखो ना जाके, बिल्कुल। उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। आज मैं ये बोलती हूँ मेरे पास मैं दूसरों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। मेरे अंदर जो जज़्बा है ना, वही मेरे लिए बहुत पावन है। वही मेरे लिए बहुत कि तो मुझे तोड़ने वाला, हिलाने वाला कोई नहीं है। चाहे आज मैं जितना कुछ करी हूँ आज तक, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं लोगों को यही बात बोलना चाहती हूँ कि जिसमें है ना, उसमें खुशी रहना ढूँढ लो। हमसे भी आज मेरे पास देखो एक आँख है ना, ऐसी-ऐसी विक्टिम है कि जिनकी दोनों आँख जा चुकी हैं। आपको ये संतुष्टि है कि मेरे पास एक है ना, जिससे मैं अपने घर से यहाँ तक ट्रैवल करके आई हूँ ना, किसी के मोहताज तो नहीं हूँ ना कि भई मेरे को लेके चल उधर इंटरव्यू देने का है। अपना खाना बना रही हूँ, अपना खाना खा रही हूँ, अपने वॉशरूम जा रही हूँ, आ रही हूँ, अपना काम, कपड़े, बर्तन, अपना किचन सब चीज़ देख रही हूँ ना, कि ये मेरे लिए बहुत है। इसमें मैं खुश हूँ ऊपर वाले से। क्या हाँ, ठीक है। एक है ना, वो भी मेरे मतलब लाखों की नियामत है मेरे लिए और नहीं रहती तो मैं कैसी ज़िंदगी जीती। आज आग की बात नहीं, कई लोगों को बोलते हैं, "अरे यार, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ, मेरी ये परेशानी है, मेरा ये भाड़ा लगता है, वो लगता है।" कोई-कोई बोलता है ना, "अरे यार, तू अमीर है, मैं गरीब हूँ।" ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं ये बात बोलती हूँ, उसको मैं एग्ज़ाम्पल ये दे रही हूँ कि जो साँस ले रहे हो ना, ये सबसे बड़ी नियामत है आपके पास। खाना अंदर जा रहा है ना, ये सबसे बड़ा वेस्ट है। पता है हॉस्पिटल जाओ तो देखना दिखता है, एक चावल का दाना डालने के लिए भी मशीन लगती है। लाख पैसा उसके पास, पर उसको तकलीफ कितनी है, उसको साँस लेने में कितनी दिक्कत आ रही है। तो ये साँस जो हम ले रहे हैं ना, ये भी ऊपर वाले का बहुत हमारे पर शुक्र है कि हमें को ये सब चीज़ नहीं है। देखने का नज़रिया है। बस, ये चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर। बिल्कुल। आपके बच्चों का भी आपके साथ कैसा
अच्छा है, वो लोग वहाँ अभी वही लोग मुझे रोड तक भेजे, वो ट्यूशन गए, मैं यहाँ आई। जो उनके मन में वो डर था। नहीं, आप तो आपने लड़ते हो लोग। ये तो वो 2-4 साल तो हॉस्टल में थे ना, तो उसके बाद से उन लोग को मतलब ऐसा लगा नहीं मेरी माँ बहुत सही है, मेरी माँ के साथ ही रहना चाहिए, ये है वो मतलब अभी ठीक है। अभी तो वो मतलब प्यार भी करते हैं, कुछ रहेगा तो मम्मी ये है क्या, वो है क्या? मतलब बड़ी वाली बेटी मेरी केयरफुल है मेरे लिए। छोटी वाली को तो बस वो अपना देखती है, तो बड़ी वाली बोलती है तुझे अम्मी की फ़िक्र नहीं है, अभी मैं रेडी हो रही थी, मैं बोली बेटा मेरा वो किट तैयार कर दे। वो छोटी वाली नहीं करी, अम्मी का काम है तुझे नहीं समझ में आ रहा फटाफट अम्मी को लेट कि तो मैं लेट उठी ना थोड़ा, तो मैंने बोली कि घर का भी काम था, पकाना खाना तो मैं बोली तो बोलती मैं बोली बेटा जरा मेरा क्यों वैनिटी तैयार कर, तो बोलती है मम्मी ये नहीं करेगी, इसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो वो बड़ी वाली फटाफट जो-जो रखना था बोली मम्मी क्या-क्या रखूँ? मैंने बोला ये थोड़ा ही बहुत रख ज़्यादा नहीं। तो वो वैनिटी फटाफट उसको मैंने मेकअप भी सिखा दिया, अच्छा। बड़ी वाली वो। मतलब मेरे हाथ के नीचे लगी हुई रहती काम करने में या कुछ भी। और मैं जैसे कहीं बाहर हूँ तो मैंने बोल दिया बेटा ये खाना चढ़ा दो, ये बना लो। तो मतलब वो भी कर लेती है। कभी मेरी तबीयत खराब है तो कपड़े भी वाश मशीन में डाल के धो देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी कुछ नहीं करती है बहुत सपोर्ट है। बेटी है, बहुत सपोर्ट है और अभी से मुझे सपोर्ट देते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तो उनकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, 14 साल ही है, पर काफ़ी सपोर्ट करते हैं उन लोग। नाकिर आप हमें जैसे बता रहे थे कि आपको रात को नींद नहीं आती है। हाँ, मुझे नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम है नींद का ही मैं पता है आज भी मैं बहुत सुबह नींद नहीं आती ना तो मेरे को रोना आता है। फिर इसका क्या कारण है आपको नींद नहीं आती रात को? मेरे को गुस्सा आता है नींद नहीं आती तो। आज भी मैं बहुत ट्राई करी थी कि नहीं मुझे सुबह जाना है, मुझे काम भी करना है, मैं जल्दी सो जाऊँ बस। बट मुझे वही 7:30 बजे ही नींद आई। और फिर मैं 5 जल्दी उठने का तो 12 बजे उठ गई, ठीक है? वो नींद उतने 4-5 घंटा मैं बहुत सो ली तो मैं सो ली, नहीं तो फिर मेरे को नींद नहीं आती है। तो रोज़ का ऐसा है आपका? होश का ऐसे। तो कुछ दिमाग में ऐसा चलता है आपके कि इस वज़ह से आप कुछ नहीं, ऐसा चलता तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जागती रहती हूँ रात-रात भर। कभी दिल हुआ तो नमाज़ पढ़ने लग गई, कभी कुरान खोल ली, कभी योगा ही करने लग गई, साँस खींचना बंद करना। कभी कुछ, कभी मोबाइल में लगी रही, तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसी रात काटती हूँ और जैसे सुबह होती है ना, देखती हूँ कि सुबह हो गई, हाँ, बच्चे लोग को स्कूल भेज के लाइट बंद करके फिर सो गए। आपका हादसा रात में हुआ था इससे कुछ लिंक नहीं? ऐसी ही मुझे ऐसी ही लगता है कि तो जब से मेरा हादसा हुआ है ना, जब से ना मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम है। नींद नहीं आती मतलब नींद के लिए मुझे गोली लेना पड़ता है, नींद की गोली। जब मैं देखती हूँ ना कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा रियलाइज़ कर लूँ अपने आप को, थोड़ा सो लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। कि तो नींद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सोते नहीं ना हमारा दिमाग शांत नहीं चलते रहता है। कहीं इधर सोच रहा है, कभी उधर सोच रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो मैं ना अपने दिमाग को ना साइलेंट करने के लिए सोचती हूँ कि नहीं इसको इसको थोड़ा आराम देना है मुझे। क्यों तो ये चलते रहेगा ना तो ये दर्द, पेन होना शुरू हो जाता है। कि तो इसको थोड़ी देर तक ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सोने की आदत नहीं है कि आराम, मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा साइलेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना और नहीं जिस दिन मैं नहीं सोऊँगी ना तो मेरे को बहुत पेन होएगा और मुझे समझ नहीं और मुझे ऐसा लगेगा सो जाओ, फिर मैं नींद की गोली खाऊँगी। फिर मैं वो नींद की गोली मैं खाती नहीं जल्दी, जब मैंने खा ली, तो मैं 12 घंटे से पहले उठूँगी छे। ओह! मुझे ऐसा लगता है फिर मैं सोऊँ, जी भर के सोऊँ। पेट भर के सो मतलब सोने का ना ऐसा लगता है नहीं पेट भर के सो। मेरे को ऐसा लगता है वो नींद की गोली मैं ना बहुत कम खाती हूँ, हफ्ते में 1 आध बार खाई तो खाई नहीं तो नहीं। ये तो आज सुबह भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं चिढ़ रही थी मतलब कि मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि सो जाओ। बहुत सोची 4 बजे सुबह कि सो जाओ तो 12 बजे तक मेरी नींद पूरी हो जाएगी। पर नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बोला चल जाने दे अब नहीं आ रही। अब मैं जाती नमाज़ पढ़ती सुबह 5 बजे के टाइम पे फिर नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पढ़ी, फिर वो थोड़ी देर बैठी थी, फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं अब क्या करूँ? और एक चीज़ अब मैंने नोटिस करती हूँ जब मैं कुरान पढ़ती हूँ ना उसके बाद मुझे नींद आती है। तो फिर मैंने ना कुरान पढ़ी उसके बाद है ना थोड़ी देर के बाद है ना मुझे नींद आई
और मैं सोई तो फिर मैं 4-5 घंटे में नींद मेरी पूरी हुई। फिर मैं बोला नहीं अब मुझे जल्दी-जल्दी उठ के काम करना, जाना है। तो ये नींद का बहुत प्रॉब्लम है मेरा। आपने जैसे बताया कि आपने मेकअप का कोर्स किया, मेकअप आर्टिस्ट बन गए हो, तो अभी आपका काम अच्छा चल रहा है, लोग बुलाते हैं आपका? ये काम मैं बताई ना मैम, लोगों का नज़रिया ऐसा है कि ये क्या काम करेगी? ये तो पार्लर वाली को ऐसा होता है कि वो खुद अच्छी दिखती है तभी क्लाइंट उसके पास आते हैं। पर ये है ब्यूटी, ब्यूटी ये होता है ना कि ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी में मतलब वो सामने वाली ब्यूटी है कि नहीं वो देखते हैं लोग। पर मेरा ब्यूटी नहीं है, पर मेरा काम ब्यूटी है। एक बार आप बुलाओ तो सही, एक मौका तो दे के देखो। आपको मैं कल का चैट दिखाती हूँ। एक लड़की ने मुझे मैसेज की और वो लड़की मेरे को बोलती है कि तुम कितना चार्ज करते हो 1 मेकअप का?" मैंने बोली 3 के। बोले इतना कम? मैं बोली हाँ। मैम मुझे ये वाला लुक चाहिए। मैंने बोली ओके, कब करवाना है? बोलती हाँ ठीक है मैं बताती हूँ। आपको यकीन नहीं मानेंगे, मैं 2 दिन से उसको कॉल कर रही हूँ कि क्या हुआ, कुछ रिप्लाई। उसको ये लग रहा है कि ये करेगी नहीं ये काम। मतलब उसको ये फ़ील हो रहा है कि ये नहीं करेगी। मैं आपको मैसेज दिखा सकती हूँ, वो अभी भी आते-आते मैंने उसको कॉल करी हूँ कि क्या हुआ, वो मेकअप करवाना है कि नहीं मतलब मैं सामने से फ़ोन कर रही हूँ। अच्छा। तो वो उसकी दूसरी बोलती है कि आप है ना थोड़ी देर के बाद फ़ोन करो ना, वो ऑफ़िस में कुछ काम से मीटिंग कर उनकी मीटिंग चालू है। तो मतलब वो पहले मुझे पूछ रही है कि आप मेकअप का कितना लेते हो? मैंने बोला 3 के। बोली मुझे करवाना था। मैं बोली ठीक है कितना देना है वो बता दो मुझे। और तो बोलती फिर एक पेज पे से एक फ़ोटो निकाली, बोली मुझे ऐसा लुक चाहिए। मैंने वो ओके हो जाएगा। तो बोलती ठीक है, ऐसा बोली। अब मैं उसके कॉल का वेट कर रही हूँ, तो वो मुझे बोले काम करने के लिए और मैं करूँ। उसका कॉल मैंने देखा कि नहीं आया तो मैंने खुद कल भी एक बार कॉल किया और आज भी एक बार कॉल किया कि क्या हुआ? तो लोग पूछते हैं पर बुलाते नहीं हैं। हुँ। उन लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर नहीं कर पाऊँगी। पाओगे। एक मौका तो दें। एक मौका तो दो मुझे कि मैं आपको नहीं कर पाऊँगी तो आप मुझे बोलो कि हाँ, नहीं किया, नहीं ठीक था, आप पैसा दो। पर मेरी खुद की फ्रेंड लोग दूसरे को गाइड कर रहे बुला रहे हैं मेकअप के लिए। पर मुझे बुलाने के लिए उन लोगों को ये लग रहा है कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अरे! मैं जितना दिलो-जान से मेकअप करूँगी ना, क्यों? मुझे रिज़ल्ट चाहिए। आप पैसा नहीं भी दोगे ना, मैं बोल दूँगी ठीक है मैं करती हूँ। मुझे पैसा नहीं कमाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा काम लोगों तक पहुँचे, लोगों तक दिखे। जब काम मेरा दिखेगा, पैसा तो बाद में भी मैं कमा लूँगी। आप एक अच्छा मेकअप करने जाओगे, कम से कम 5 से 6,000 से नीचे नहीं लेते हैं। पर मैं अपना ब्राइडल मेकअप का मैं 3 के ले रही हूँ, तो क्या बुरा ले रही हूँ। मैंने अपना पैसा नहीं, मैं प्रोडक्ट का पैसा ले रही हूँ। आज हमारे शो पे आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मैं बस यही बोलना चाहूँगी लोगों को कि मैंने हेल्प बहुत माँगी हो और मेरे हेल्प से ही मेरा काफ़ी इलाज हो रहा है। लोगों तक ये मेरा है मैसेज यही है कि हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम काम तो दे के देखो। जैसा मेहंदी का ऑर्डर है, शादी-ब्याह का, तो वो ऑर्डर ले रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद मेकअप का है। मुझे एक बार एक मौका तो दे के देखो। बस एक बार मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरा काम देखो, फिर उसके बाद हम देखते हैं ना क्या है क्या नहीं। आपको क्या बुरा लगता है, आप बताओ मुझे कि कैसा क्या चाहिए। और जब तक मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा, जब तक मेरे से बात ही नहीं होगी, तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैंने हेल्प नहीं माँग रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि कोई काम काम तो दें, दे। एक मौका दें, आपको काम दें। हुँ, मेरा यही कहना है कि मुझे काम तो दे। हालाँकि मेरा अभी ऑपरेशन होने वाला है आँख का, बस मेरे को ना ये आँख की वज़ह से ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कि लोग क्लाइंट है ना मेरे ये आँख से देख के कैसे आप करोगे? मतलब फ़ोन पे बात कर रहे ठीक है, जब सामने मीटिंग होती है ना, तो बोलते हैं आप प्लीज़ कोई और होएगा तो बताओ ना, हम मेरे घर में 4 मेहमान लोग रहेंगे।
आप कैसे करोगे? मैं बोली मैं रेडी, मैं ओके हूँ, तुम्हारा तुम बताओ। नहीं, नहीं हमारे घर में ना 4 मेहमान हैं, फिर उनके बच्चे हैं, आप कैसे आओगे करने के लिए? मतलब तो फिर मैं मेरा यही एक सिंपल है कि ठीक है, मैं मेरी बहन को बता देती हूँ या कोई और गाइड कर देती हूँ, और क्या कर सकती हूँ? पर मुझे ये जब सुनती हूँ ना सामने वाले से तो मुझे तकलीफ होती है। तो आपकी आँख का ऑपरेशन है हाँ, पर वो हो जाए तो फिर भी काफ़ी चीज़ों में कुछ तो ठीक फ़र्क होगा, तो पड़ेगा। मैं ये चाहती हूँ ना कि बस ये आँख का ऑपरेशन में खर्चा है और ये ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई मुझे हेल्प आप करना बताइए हमारे चाहता है। व्यूअर्स को कि आप क्या चाहती हैं? मैं ये भी हेल्प चाहती हूँ कि कोई मुझे जैसा हेल्प करना चाहता है या आँख के ऑपरेशन के लिए, तो वैसा है। और जैसे मैंने मैम आपको बताया है कि जिसको किसी को मेरी हेल्प करना है या मुझे काम देना है, तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करे, कॉल करे, और आप मेरी आईडी है, मेरी आईडी पे मुझे मैसेज करे या मेरा फ़ोन नंबर है, या किसी को भी मुझे हेल्प करना है तो मेरा गूगल का नंबर मैं दे दूँगी। आप डायरेक्टली मुझे हेल्प भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी होगा तो क कुछ तो मेरी ज़िंदगी में कहानी बदलेगी, मेरा ये कहना है। मतलब एनजीओ तो हम लोगों को बहुत सारे एनजीओ शायद ये वीडियो देख के हेल्प करने के लिए आ भी जाए। पर ये होता है कि वो लोग हॉस्पिटल का पे कर देते हैं। पर हॉस्पिटल के बाद भी मुझे ज़रूरतें लगती है, जैसे ट्रैवल करके उनको जाना है, ड्रेसिंग करवाने, दवा, ये सब भी लगता है। ऐसा नहीं कि एनजीओ है, एनजीओ हेल्प करते हैं, जैसे ब्लैक फॉल फाउंडेशन है, एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन है, और भी रहते हैं, पर ये 2 से तो मेरे को इलाज मिला है। तो मैं मतलब ये एनजीओ को मैं बोलती हूँ कि वो लोग हेल्प तो कर देते, पर कुछ ज़रूरतें हमारी और भी होती है। जैसे मेडिसिन चाहिए हमें, कि तो 2 महीना हम बेड पे रहते हैं, तो हमें घर का काम भी नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। तो वो भी हेल्प जैसा हमारी हो जाएगी तो वो भी बेस्ट है। फिर एनजीओ तो बोलते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं, पर वो आप हमारी गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहती हैं क्योंकि इस तरह का अटैक हो जाता है, उसके बाद भी जब हॉस्पिटल में एडमिशन कराते हैं तो सबसे पहले पैसे माँगते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि मतलब वो कॉम्पिटिशन के लिए अभी तक कई लड़कियों को कॉम्पिटिशन नहीं मिला है। और वो चीज़ के लिए मतलब बहुत सारी लड़ाई लड़ रहे हैं एनजीओ वाले ही, मतलब कि लड़कियों को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले। और ऐसी लड़कियों को तो पहली बात सरकार को या तो पेंसिल लागू करना चाहिए या तो एक जॉब। मैं तो बोलती जॉब दे दे तो बेस्ट है, ये तो लड़की चलते फिरते रहेगी तो सही सही है। ये तो वो लड़कियों को जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो मैं नहीं चाहती कोई समाज पूछे या नहीं पूछे, गवर्नमेंट पूछ रहा ना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो लड़की को जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। और पहली बात तो एसिड विक्टिम पे कम, ये इलाज इतना छोटा नहीं है कि मतलब लाखों में हो जाए, इसके पीछे बहुत लाखों लग जाते हैं। तो सरकार ये सोचती है कि 10 लाख रुपए दे देंगे तो 10 लाख रुपए में इनका सब चीज़ हो जाएगा। तो अब तक मैम मेरे इलाज में 45 लाख लग चुके हैं। 40 से 45 लाख की मेरे बिल मेरे पास है। तो ये इलाज बहुत महँगा है। ऐसा नहीं कि छोटा-मोटा इलाज है, ये बहुत, ये इतना, मतलब हर 6 महीने पे एक दर्द हमारा ताज़ा हो जाता है। हर 6 महीने पे हमारे को एहसास हो जाता है कि ये 9 साल का दर्द है, पर जब ऑपरेशन होता है, तो ये ज़ख्म फिर उभर के आ जाता है ऊपर। और ये एसिड अटैक एक रेप केस से ज़्यादा भयानक है। रेप केस की, जो लड़कियों के साथ रेप होता है, वो लड़कियां ये कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएगी, उससे कोई नहीं पूछने वाला और रहेगा कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है। पर एसिड विक्टिम वाली लड़कियां दुनिया के कोई भी कोने पे चले जाए तो आप सबसे पहले सवाल ये होगा कि आपके चेहरे पे क्या हुआ है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सरकार को कोई नया कानून लाना जरूरी है। और एसिड विक्टिम को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, तो मैं एक यहाँ लड़की नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं। कितनी लड़कियाँ अपने आप को सुसाइड कर चुकी है, अपने आप को ख़त्म कर चुकी है।
मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही, मैं सारी जितनी एसिड विक्टिम लड़कियाँ उन लोगों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि सरकार तक जाए ये आवाज़ और सरकार ये चीज़ को चेंजिंग ला के लड़कियों की हेल्प करे। बिल्कुल। हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं और आपके जज़्बे को सलाम है। क्योंकि इस जज़्बे को आप आगे रखिए क्योंकि जज़्बे के पंखों में उड़ान होती है, जी, जी, ज़रूर। क्योंकि उसमें ही अपने सपने पूरे करने की जान। जी, ज़रूर। मेरा मेरा जज़्बा है, जैसे मैं बता रही ना आपकी ये जो स्माइल आ रही है ना, इसी में मुझे मतलब एक पावर मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार, मैं ठीक हूँ और नॉर्मल आप जो ठीक इंसान हो, आप अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो। जो इंसान नॉर्मल मेरे साथ रहता मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो जिसका ट्रीट मुझे थोड़ा अजीब लगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गई? अब आप मुझे देख रहे हो ना तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। पर कोई ये मुझे ऐसा करके बता देता है कि मेरे अंदर कमी है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ। और जो इंसान मुझे बोलता है नहीं ये कुछ नहीं कर सकती उसके लिए मैं चैलेंज बन के निकलती हूँ। और मैं दिखाऊँगी, एक दिन इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगी कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा ज़कीरा, और आपका जो जज़्बा है उसे बिल्कुल कायम रखिए क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें इस जज़्बे से आसान हो जाती हैं और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम भी हमारे व्यूअर्स को स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने ये पूरी स्टोरी सुनी, बहुत दर्दनाक थी, बहुत जलन, दर्द, हर चीज़ हमने इस चीज़ में महसूस करी। पर फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ बातों से किसी इंसान का घर नहीं चलता, पेट नहीं भरता, बच्चे बड़े नहीं होते, उन्हें काम देना पड़ता है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे सच्ची में अगर ज़ाकिरा को मदद करना चाहता है, तो प्लीज़ आप आगे आइए, उन्हें कुछ काम दीजिए, उन्हें एक मौका दीजिए। और हम सब ये चाहते हैं कि उन्हें जीने की एक और वजह मिलनी चाहिए और उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना किसी और को है। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। हम इनका आईडी, इनका लिंक सब अपने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। प्लीज़ आप उसे फॉलो कीजिए, देखिए, इन्हें मदद कीजिए और हर एक इंसान की एक मदद उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ाकिरा। थैंक यू मैम।